हॅलो, नमस्कारम सर, नमस्कारम. नमस्कार सर. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. नमस्कार. बोला. कसे आहात सर आपण? निवांत आहे. तुम्ही कसे? सर, एकदम मजेत सर, मजेत सर. धन्यवाद सर, आपण वेळेला महत्त्व देऊन आमच्या या हेल्थ अवेअरनेस या कार्यक्रमामध्ये, या सेशनमध्ये जॉईन झाल्याबद्दल. सर, आपण कोणत्या लँग्वेजमध्ये कम्फर्टेबल आहात? मराठी, हिंदी? आर यू कम्फर्टेबल? मराठ और मराठ मराठी इज ओके. मराठ सो महाराष्ट्रामध्ये राहतो आहेत आपण, त्याच्यामुळे मराठीत थोडंसं बोललं तर अजून बेटर राहील. परंतु माझे जे काही साथी आहेत, माझे जे काही फ्रेंड्स आहेत, ते थोडेसे आउट ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा आहेत, त्याच्यामुळे आपण थोडंसं कॉन्व्हर्सेशन जे आहे आपलं ते हिंदीमध्ये जर कंटिन्यू चालेल केलं, तुमची जर असेल बोलण्याची चालेल चालेल पद्धत, तर आपण बोलू शकतो. चालेल चालेल. ओके सर. थँक्यू सर. ओके. सर्वप्रथम सर, आपल्या या सेशनमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे. अ, थँक्यू. तर सर्वप्रथम सर, माझा एक प्रश्न सर असा आहे, की ज्यावेळी मी ओपीडी मध्ये बसत असतो किंवा ज्यावेळी मी बाहेर माझे काही सेशन चाललेले असतात, तर त्यावेळी बरेचसे लोक जे असतात ना, ते कोणत्याच हेल्थ बद्दल म्हणा किंवा कोणत्याच आपल्या आरोग्याच्या काळजीबद्दल कुठेच मला बोललेले दिसत नाहीत सर. तर त्यांच्यामध्ये ओके. आपण कशा पद्धतीने हेल्थ कॉन्शियसनेस त्यांना आपण बनवू शकतो, किंवा प्रत्येक वेळी सगळ्या लोकांना आपण तुम्हाला आरोग्याची काळजी ही घेणं गरजेचंच आहे, असं आपण हम्म. कोणकोणत्या पद्धतीतून सर सांगू शकतो असं तुम्हाला वाटतं सर? मला वाटतं की प्रत्येक पर्सनची मेंटॅलिटी वेगवेगळी असते, डिफरंट असते. ओके. असे काही पर्सन असतात की ते हेल्थकडे मी जसं बोललात की ते निग्लेक्टच करतात, हेल्थच्या दृष्टीने निग्लेक्टच करतात, त्यांच्यासाठी हेल्थचा इम्पॉर्टन्स काहीच नसतो. जेव्हा ते आयसीयू मध्ये जातात आणि जेव्हा 4-5 दिवस आयसीयू मध्ये घालवतात, तेव्हा त्यांना ऍक्च्युअल मध्ये हेल्थचा इम्पॉर्टन्स कळतो की बाबा देवा आता वाचव, मी पुन्हा माझ्या हेल्थची काळजी घेईल. येस सर, येस. तर ही पाळी न येऊ म्हणून आपण काही उपाययोजना करू शकतो, लाईक त्यांना पर्सनल हायजीन बद्दल सांगणं. जसं तुम्ही आय स्पेशालिस्ट आहात आणि जे पर्सनल हायजीन फॅक्टर्स असतील ते तुम्ही समजून सांगतच असतात. पण पर्सनली जेव्हा तुम्ही त्यांना इन सोशली भेटत असाल तेव्हा तुम्ही सांगू शकता पर्सनल हायजीन, देन इटिंग हॅबिट्स, येस. देन त्याच्यानंतर पेशंट कॉम्प्लायन्स असतो. तुम्ही जे रेग्युलर मेडिसिन प्रिस्क्राईब करताय किंवा हे करताय ते तुम्ही पेशंटच फॉलोअपला न येता तुम्ही सोशली पण एक्सक्यूज कनेक्ट मी होऊन सर, त्यांचा मैं फॉलोअप आपको घेऊ शकता. आई एम सो सॉरी, मैं आपको ओके. बीच में रोक रहा हूँ. थोड़ा सा हिंदी में अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो थोड़ा सा हमारे ओके, दर्शकों चलेगा को भी. हाँ, चलेगा यस सर, चलेगा. यस सर, यस सर. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर. अगर पेशेंट की अगर फॉलोअप का है, ये कोई मैटर नहीं करता. आप पर्सनल लेवल पे भी आपके मेडिकेशन का फॉलोअप ले सकते हैं कि पेशेंट रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है. ठीक है, ये यस. भी आप कर सकते हैं. और द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर पेशेंट क्योर हुआ है तो पेशेंट का फीडबैक लेना चाहिए कि वो कौन से मेडिकेशन से उसे राहत मिली, आराम मिला, या कोई मेडिकेशन से उसे एलर्जी तो नहीं है. तो ये रेगुलर फॉलोअप लेना जरूरी है. और अगर वो तभी भी नहीं मानता कि बाबा हेल्थ इंपॉर्टेंस के बाद से तो कॉन्शियस नहीं होता है, तो एक ना एक दिन वो कॉन्शियस हो जाएगा और जब आपके पास वो आएगा तो आपकी कंसल्टेशन की जरूरत उसको पड़ेगी. तो प्रॉपर तरीके से उसे कंसल्टेशन देना पड़ेगा कि ये आपको तुम पे क्यों आई. बरोबर. अगर ये आपदा नहीं आती तुम पे तो तुम अभी अच्छी लाइफ जी रहे होते. ठीक है. बरोबर, तो बरोबर. ये आप समझ सकते हो उस पेशेंट को. संदीप सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हम डिस्कस करने से पहले और ये चीज बात करने से पहले, या तो किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी डिसीज होता है, कोई भी एरर होता है, उससे हम्म. पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये असल में आरोग्य जिसको हम बोलते हैं, या तो हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो असल में ओके. है क्या, वो होता क्यों है. मतलब अगर कोई पेशेंट है, मान लो मुझे अभी मुझे अभी ध्यान में भी नहीं है कि मुझे इंजेक्ट कब किया गया था, मतलब मैंने सलाइन जो बोलते हैं वो कब लगवाया था, बराबर. हम्म. मतलब अभी हम्म. मुझे तो याद ही नहीं है, मतलब तब से मैं क्या हेल्थ हम्म. कॉन्शियस हूँ, और मुझे कैसे हेल्थ की केयर करनी है, कैसे हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी ओके. जरूरी है, ये सब कुछ लगभग किसी डॉक्टर को या तो कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ में जो भी आते हैं सब लोग, तो उनको तो पता होता है. लेकिन सभी जो पर्सन है, या तो सभी जो लोग हैं, उनको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि नहीं, आपको ये चीजें करने से आपको जो है वो ये डिसीज हो सकता है, आप अगर ये चीज करोगे तो ये आपको नहीं होगा, बराबर ना. तो सबसे ओके. पहले मुझे लगता है कि कोई भी पेशेंट को अगर कोई डिसीज हुआ है, इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये डिसीज होता क्यों है, वो ना हो इसीलिए हम क्या ओके. कर सकते हैं. कुल मिला के मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है
कि आरोग्य है क्या सर? ओके। आरोग्य की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपको कोई विकृति है और या आप किसी आजार से पीड़ित है। यस सर। अब आरोग्य आरोग्य के लिए हम जब संपन्न कब कहा जाता है, जब हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से संपन्न होते, तब हम उस इंसान को आरोग्य से संपन्न कह सकते हैं कि डिसीज फ्री कह सकते हैं हम उसको। यस ओके। यस यस सर, 100%। सो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है हेल्थ की, और हेल्थ की ये डेफिनेशन नहीं है कि तो यू आर फ्री फ्रॉम डिसीज और एनी डिसऑर्डर्स। इट विल बी कैन बी डिफाइंड एज both physically from mentally as well as physically. एज वेल फिजिकल, So यस सर। some persons are unfit or unstable from mentally, like mentally patients को होते हैं, कोई अनस्टेबल होते हैं, कोई शारीरिक रूप से अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो शारीरिक रूप से कोई अनस्टेबल होता है तो वो उन उन चीजों से होता है क्योंकि वो पर्सनल हाइजीन नहीं रखता। पहली पहली चीज, हम पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, आपको आपको तो पता ही है, हम जब काम पे जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं या स्कूल को जाते हैं, तब हम नहा धो के जाते हैं। ठीक है। बराबर सर, हम बराबर। एक्सपोजर में जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो एक्सपोजर में जाने के बाद हम क्या करते हैं? हम अगर मान लो आप नासिक में हैं, नासिक में कितना पोल्यूशन है आपको पता है। तो अब यस मैं पुणे में हूँ, पुणे में मुझे पता है कितना पोल्यूशन है। अब मैं जब यस नहा धो के पोल्यूशन में जाऊंगा, एक्सपोजर में जाऊंगा, तो मैं गंदा तो हो जाऊंगा। यस तो सर, यस दिन भर में काम करके कॉलेज में घूम के फिर के घर आऊंगा, तो घर आने के बाद मैं वही सॉक्स धोने को नहीं डालूंगा, वही रखूंगा, नहाऊंगा नहीं, या पर्सनल हाइजीन की चीजें मैं नहीं रखूंगा। अगर समझो मुझे स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं वही शर्ट अगले दिन पहनूंगा। तो यह पर्सनल हाइजीन में मैंने नहीं मेंटेन किया, ये मेरी पहली गलती है। तो उससे मेरा मेंटल डिस्टरबेंस ऐसा होगा कि बैड एसेंस आएगा, पहली चीज। और दूसरा होगा कि वो स्वेटिंग से मुझे रैशेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन। सपोज हमने सबने देखा अभी कोरोना में हमने सबने मास्क यूज किया, पर मास्क काले में कोरोना में यूज करने के लिए नहीं है, कोरोना के पहले भी यूज करना, हमें डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। सपोज अगर एक पेशेंट अस्थमा का है, सीओपीडी का पेशेंट है, दमा का पेशेंट है, तो उसको मास्क लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पोल्यूशन से डर्ट है वो उसके नाक में जाके और मेजर हैजर्ड कर सकती है उस पेशेंट। तो हमको ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। देन सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट योर राइटिंग हैबिट्स। अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू आर व्हाट यू ईट। मतलब आप जो जो खाते क्या हैं, खाते हैं, उससे बराबर। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके। तो पर्सनैलिटी इल कौन से पर्सन होते हैं कि जैसे कि हम अभी देखते हैं, हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, उसमें जो लड़के रहते हैं जो मैच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज में जाते यस सर, हैं। यस। ओके। मतलब जवानी के एज में जाते हो, तो वो उस एज को मैच्योर नहीं लगते। लाइक अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक 21 गाय, या यू आर या लुकिंग लाइक 25 गाय। ओके। या सेम बिकॉज हियर सर, आई एम सेम। लुकिंग डिफरेंट, because I'm looking different, they are looking from different from those people, so they are neglecting us। या सर, या। तो उनको क्या लगता है कि हम डिफरेंट है, हम डिफरेंट नहीं, आप डिफरेंट हो। आपके शरीर को कोई जरूरत है, आपने वो नहीं दिया, इसलिए आपके शरीर की जो विकसित रचना है वो थोड़ी सी रूप से अलग है। आपका शरीर, हाँ, अलग हो गई है। आप अलग हो हमसे। ठीक है। तो ईटिंग हैबिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मैं नहीं बोलता कि रोज विटामिन लो, प्रोटीन लो, मिनरल्स लो, पर शरीर की जो जरूरतें हैं तो वो तो खाली कंप्लीट करो। बराबर जो सर। शरीर को जो डेली कैल्शियम लगता है, प्रोटीन लगता है, जो रेगुलर एक्टिविटीज करने को लगता है, और जब आप ये पूरा करेंगे तब शरीर क्या करेगा, उसमें से जो बचता है वो अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए रखेगा। इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप कोई खाना खाते हैं तो आपके शरीर को भूख, आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे शरीर को खाना ही नहीं लगता। आपको खाना कब लगेगा शरीर को, और आपको खाने की इच्छा कब होगी? तब आप जब आपको भूख होगी तब। ओके। अगर आपके शरीर को भूख ही नहीं है तो आपके शरीर को कैसे लगेगा? तो आपके शरीर को कैसे लगना चाहिए? आपकी बराबर। ईटिंग हैबिट्स रेगुलर रखो, अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, मसल्स ब्रेक करो, टिश्यूज ब्रेक करो। जब टिश्यूज मसल्स ब्रेक होगी तब आपको ज्यादा भूख लगेगी, आप अच्छा खाएंगे तब वो रिपेयर होगी। वो रिपेयर होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो आप, अगर हमने पर्सनल हाइजीन रखा, ईटिंग हैबिट सुधारी, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट कॉम्प्लायंस। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आई का पेशेंट आया, आपने चेकअप किया, आपने बोला कि
आपको आई का ये डिसऑर्डर है, अगर आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो यू विल बी ब्लाइंड, आप अंधे हो सकते या हैं। 100% सर, आपको आई का या आपको आई की सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो अभी समय है, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। फॉलो करें। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उसे पेशेंट कॉम्प्लायंस कहते हैं हम। उस आई के हाइजीन को मेंटेन करना और रेगुलर मेडिसिन लेना, रेगुलर आपका फॉलोअप लेना, आपके सजेशन को इम्पोर्टेंस देना, ये पेशेंट का काम होता है। So actual overall the health is depending upon physical and mental fitness. So ये compliance करने के लिए पर्सन मेंटली फिट होना चाहिए। लाइक कोई पर्सन होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ मुझे जरूरत नहीं है, डॉक्टर बहुत शान है, ये बहुत बोलता है, मुझे इसके पास जाना नहीं। पर एक्चुअल में बोला ना मैंने, जब पेशेंट सफर होता है ना उस डिसीज से, तब उसको पता चलता है कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस, जय सर ने मुझे बोला था कि भाई ये कर, तू अगर नहीं करेगा तो तो ये अंधा हो चीजें हो जाएगा। जाएंगी। ठीक है, ये एक्चुअल दूसरे डिसीज के बारे में भी अप्लाई होती है। अगर हम रेगुलर हाइजीन नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस हमको अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसे पर्सन थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि उनको इन्फेक्शन हुआ था कोरोना, पर वो इजीली सफर कर गए उसमें, उनको उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब उनको ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा। बराबर और कुछ बराबर। ऐसे पेशेंट थे ना कि वो ब्रूटली ये हो गए, उसमें सफर हो गए, उनकी डेथ भी हो गई। तो ये दर्शाता है, इस मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो ना, तो आप किसी भी डिसीज से लड़ सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन से लड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपका डेली हाइजीन, रेगुलर ईटिंग हैबिट, गुड हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, और अगर आप बीमार पड़ते हो इसके बाद भी, तो आपके डॉक्टर, आपके मेंटर, आप जो केयर टेकर है, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके मेडिकेशन को रेगुलर फॉलो लेना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज ओवरऑल, हेल्थ इज वेल्थ। यस वी यस। ऑल ऑफ नो दैट, ओके। और बहुत से वैसे लोग हैं कि वो वेल्थ को पैसों में कैलकुलेट करते हैं, बट एज अ हेल्थ डिस्पेंसर आई एम अ पर्सन, मैं तो हेल्थ को वेलनेस में डेवलप कैलकुलेट करता हूँ। जो यस पर्सन वेल डेवलप है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो डिसीज फ्री है, वो वेल्दी पर्सन। यस यस सर। ओह संदीप सर, मैं यस, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। जैसा कि सर ओके। आपने बताया कि कोई भी पर्सन जो है उसको कोई भी डिसीज अगर हो रहा है या तो कोई भी उसको सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं या तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं अभी जो है वो मुझे मैं थोड़ा सा बीमार पड़ने वाला हूँ, लाइक अभी के जो समर के ओके। वेकेशन हो गए या तो जो अभी के वेकेशन है उसमें क्या है थोड़ी सी ठंडी और वो सारी चीजें ज्यादा है। तो इस वजह से हम्म। हर कोई जो पर्सन है या छोटा बच्चा हो गया या तो कोई जवान आदमी हो गया या तो कोई भी बूढ़ा हो गया, तो इन सभी जो एज वाले पेशेंट है उनको क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम से थोड़ा सा लड़ना पड़ रहा है अभी। तो जैसे ही सर्दी जुकाम हो जाता है तो हर कोई पर्सन यही सोचता है कि जो अभी के डॉक्टर्स है या तो जो अभी के हेल्थ हॉस्पिटल्स है उनमें जाकर कोई टैबलेट लेके आइए या तो कोई इंजेक्ट करके आइए, या तो डायरेक्टली मेडिकल में जाने के बाद उनको बता दिया जाए कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा अभी सिम्टम दिख रहे हैं तो मुझे एक टैबलेट दे दो। तो टैबलेट लेने हम्म। के बाद उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है, जैसे लाइक अभी अगली वाली स्टेज में जाने वाले हैं, थोड़ा सा बुखार है तो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही हम्म। टैबलेट लेता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हर कोई जो पर्सन है सर्दी जुकाम जैसा छोटा भी अगर उनको बीमारी हो जाती है, उसको बीमारी तो नहीं बोल सकते, एक प्रकार का लाइक जैसे ही वेकेशन टू वेकेशन होने वाला एरर है। तो ये हो जाने के बाद भी क्या मेडिसिन लेना जरूरी है? ऐसे घर पे जो पहले वाले में करते थे, लाइक 2000 से पहले या तो 1900 में जो सारी चीजें करते थे, एक वैद्य के पास जाते थे, कुछ हम्म। जड़ी बूटियां लेकर आते थे, या तो जैसा कि आपने हम्म। बताया कि खाना जो चाहिए वो थोड़ा सा नेचुरल तरीके से हमको खाना चाहिए, कुछ भी जो सब्जियां है ये वो है उन पर पानियां छिड़कने वाले या तो आर्टिफिशियल कुछ ड्रग्स उसमें मिला के ये उनको पकाया जाता है या तो उनको उगाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पर भी प्रॉब्लम जो है वो खड़ा कर रहा है, हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं वो बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। तो उनसे भी कैसे बचा जाए? और जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि सर जो हमने कोविड 19 जब आया था हमारे 2020-2019 में, तो उस टाइम के बाद में 2022 तक के जो लोग हैं उसी टाइम पे जो है वो मास्क जो है वो आपने बोला जैसे कि पहन रहे हम्म। थे।
हालांकि आपके कहने से जो है वो इससे पहले भी मास्क पहनना जरूरी है, और अभी कोविड चला गया है या तो जो पेशेंट है वो कम बीमार पड़ रहे हैं, या तो कोई भी एरर है, कोई भी डिसीज है वो अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहन नहीं सकते हो, या तो जो भी पॉल्यूशन है उससे आप बच नहीं सकते हो। ऐसी एग्जैक्टली। बहुत सी चीजें हैं सर, कि जैसा आपने अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो लोग हैं ना उनको बीमार पड़ना ही नहीं है, लाइक मैं अभी आपका पेशेंट हूँ, मान लो आपके ओपीडी में हम्म। आपको, हम्म। तो मुझे, मैं बीमार हूँ इसीलिए आपके पास ना आ सकूं, मैं बीमार ना पड़ूं इसके लिए आपसे कुछ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कुछ आपके हम्म। पास होगा कि मैं बीमार ही ना पड़ूं, तो मुझे ओके। अपनी पर्सनल लाइफ में, या तो मुझे अपनी फैमिली वालों मेंबर के साथ में क्या करना पड़ेगा हर दिन के लिए, ओके। कि जो मैं बीमार ही ना पड़ूं सर, प्लीज सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका क्वेश्चन है कि मैं बीमार ही कैसे ना पड़ूं। ठीक है। तो इससे पहले आपको आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो मैंने पहले बोला ही था। रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है। तो इससे होगा क्या, अगर आपको एक्सपोजर भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तब भी अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी उसको ट्रीट करने में सक्षम है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपको पड़ना ही नहीं है बीमार, ठीक है, तो गुड हैबिट्स जो है उनको, मतलब उनको उनका चयन करना पड़ेगा। यस। लाइक एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम को मैं उठूंगा, इस टाइम को मैं खाऊंगा। आप एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, बहुत एडजस्टेबल है। यस सर, बहुत प्लीज। मतलब बहुत एडजस्टेबल है। सपोज अभी आप नासिक में रह रहे 5 साल से, और अचानक आप पुणे आ गए, ठीक है, और आपको सर्दी और जुकाम हो जाता है, आपने बोला जैसे। तो सर्दी और जुकाम क्यों हो जाता है कि आपकी बॉडी को वो टेम्परेचर एडजस्टेबल नहीं है। पर आपने देखा होगा कि अगर आप 2 दिन भी मेडिसिन नहीं लेते हो, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बिना मेडिसिन लेते हुए भी हमारी बॉडी कभी कभी एडजस्ट कर लेती है उस टेम्परेचर के यस सर, साथ, यस, और क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे चेंजेस की बॉडी में वजह से भी ऑलरेडी होता मेडिसिन। यस। यस यस। और हमारे अगर हम माइनर लेवल डिसीज के लिए अगर हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं ना, तभी भी हमारा डिसीज क्योर हो सकता है। बिकॉज ऑफ हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स है जो मेडिकल मेडिसिन बन रहे हैं, और जो एंटीपायरेटिक हो गया, एनालिसिक हो गया, और बहुत सारे भी ऐसे मेडिसिन है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं। हम खाली उसको एडमिनिस्टर करते हैं। लाइक हमको अगर बुखार आ गया तो हम एंटीपायरेटिक लेते हैं, बराबर, पैरासीटामोल लेते हैं। तो ऑलरेडी वो केमिकल हमारे बॉडी में मौजूद है, पर हम वो पैरासीटामोल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उस पैरासीटामोल को, उस एंटीपायरेटिक एजेंट को एक्टिवेट कर दे हमारे बॉडी में, और हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए, मतलब फीवर कम हो जाए। तो अगर आपको बीमारी ही नहीं पड़ना है तो आपको पहले आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप है, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? बूस्ट करना पड़ेगा, यस तो यस। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप, आपको पता है कि अभी आप, हम आपके बॉडी, आपके मतलब एनवायरनमेंट में चेंज होने वाला है, ठीक है। यस यस। अगर अभी आप, ये विंटर सीजन खत्म होने वाला है, समर सीजन चालू होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप डेली हाइजीन चेंज कर सकते हैं, डेली ईटिंग हैबिट चेंज कर सकते हैं। फिर आपने जो, अगर हमारा एक फैमिली मेंबर अगर डिसीज से लड़ रहा है और सफर हो रहा है उसमें से, तो वो उसका एक्सपीरियंस, उसका जो पेन है वो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि बाबा आपने ये नहीं किया, आपने ये किया, इसलिए आपकी, आपको ये सफर करना पड़ रहा है, तो हम दूसरे अब ये नहीं करेंगे, लाइक दैट। ओके। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला था कि जो वेजिटेबल्स है उस पे जो केमिकल्स है वगैरह, ओके, तो हम्म, हम उसको वॉश करके भी खा सकते हैं। ओके। बराबर। अभी सब तो ऑर्गेनिक फूड नहीं रहा। सब तो ऑर्गेनिक फूड नहीं रहा, इनऑर्गेनिक भी आ गए हैं। तो इनऑर्गेनिक के साथ हमको हमारी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसको एडजस्ट करने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम शुरुआत करेंगे ना तो हमारी बॉडी डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे। और हमारी बॉडी मतलब एक ऐसा मशीन है कि बहुत अच्छा मशीन है, इसकी तुलना कभी किसी मशीन के साथ की नहीं की जा ही नहीं जा सकती। सकती, यस सर, यस। ये हर एक सिचुएशन से लड़ना जानता है, हर एक फॉरेन बॉडी से, हर एक फॉरेन पार्टिकल से, हर एक वायरस, हर एक डिसीज से लड़ना जानता है। इसको खाली आपकी साथ की जरूरत है, और आप इसको कैसे साथ दे सकते हैं? आपका हाइजीन संभाल के, आपकी ईटिंग हैबिट सुधार के, गुड हैबिट्स अप्लाई करके। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडिक्शन। अब एडिक्शन दो प्रकार की होती है, फिजिकल एडिक्शन, एडिक्शन होती है, और साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती साइकोलॉजिकल। है। वी कैन कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एडिक्शन एंड फिजिकल एडिक्शन। अगर आपको चाय पीने की तब तलब लग गई, तो ये आपकी फिजिकल एडिक्शन हो गई। फिजियोलॉजिकल, सॉरी,
फिजिकल एडिक्शन हो गई। ओके, और अगर आपको अभी चाय पीनी ही है किसी भी जरूरत पे और आपका काम ही दिमाग ही नहीं चल रहा, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल एडिक्शन हो गई। तो वी कैन कॉल दैट साइको डिपेंडेंस। यस यस। एडिक्शन और डिपेंडेंस में फर्क होता है। लाइक वी कैन कॉल एज एडिक्टेड पर्सन एंड हैबिचुअल पर्सन। हैबिचुअल मतलब उसको हैबिट है, हैबिट है। हैबिट है। और हाँ, हैबिचुअल पर्सन वी कैन कॉल एज। बट अगर उस हैबिट की वजह से वो उसकी एडिक्शन बन गई तो वी कैन कॉल एज एडिक्टेड पर्सन। अगर आपको चाय अगर आपने नहीं पी और आपका दिमाग ही नहीं चल रहा तो आप एडिक्टेड पर्सन हो। और अगर आप हर शाम को 5 बजे चाय पीते हैं, वो हैबिचुअल पर्सन, ये आपकी हैबिट है, ये आपकी तलब है। तो ये इसको मेंटेन करना भी जरूरी है। और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी, उसको लिमिट में रखना चाहिए। आप एडिक्शन करते हैं, आप कूल लगने के लिए सिगरेट पीते हैं और स्मोक करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके लिए कूल लगने के लिए सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं। तो यस उसको लिमिट में कीजिए, यस सर, मैं उस जैसे कि टॉपिक हमारी बॉडी टॉलरेटेबल हो, यस सर, यस सर। टॉलरेटेबल बन सके। हाँ सर, हाँ सर। मैं उस टॉपिक पर आने ही वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी जो पर्सन है, उनका मान लो अभी जो है वो डिसीज़ वो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डिसीज़ है, कोई भी हम्म। एरर है, वो मेडिसिन लेके या तो कुछ रेमेडीज़ करके ये सब कुछ ठीक हो गया है सर। लेकिन व्हाट टू डू आफ्टर डिसीज़ इज़ नॉर्मल? सो नॉर्मल डिसीज़ हो जाने के बाद भी क्या कोई केयर करनी ज़रूरी है हमारी शरीर की, या तो उस डिसीज़ ना हो फिर से इसीलिए सर? हाँ है ना। अभी देखो, अब एक मान लो एक पर्सन अभी डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है। अभी डायबिटीज में उसने 98% डायबिटीज को हरा दिया, अभी 2% डायबिटीज रह गया है उसको, ओके, ठीक है। अभी 2% डायबिटीज रह गया है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि अभी तुम ये चीज मत करो कि तुम्हारा 2% डायबिटीज ट्रिगर्ड हो। ट्रिगर्ड पॉइंट वी कैन कॉल एज अ ट्रिगर्ड पॉइंट। जो हम ओके, चीजें करते हैं उसको हम ट्रिगर डिसीज बोलते हैं, ओके। जिससे कि वो चीज करने से वो डिसीज वापस हो जाता है। हो तो जाता है। डिसीज होने के बाद भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। और नॉर्मली पेशेंट अगर बहुत बुरे सदमे से या बहुत बुरे विकृति से डिसीज से बाहर आ गया होगा, बाहर आ गए। तो उसको तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि उसको अलग से कुछ समझने की जरूरत है, ज़रूरत है। क्योंकि उसने वो पेन फील किया होता है, यस, यस सर, उसने वो 100% सिचुएशन सर। है, हाँ, हाँ, यस सर, देखी यस सर। होती है। और बाकी के और जो लोग उसको हैं वो ना चीज, सर, यस सर, यस सर। हाँ। हाँ, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सर। हुँ, और उसमें जो होता है कि ना उसको सारी चीजें पता होती है कि मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से वो फिर शराब पीना चालू कर फिर देता है। लाइक हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स में अल्कोहल अल्कोहल ये होता है, मतलब कंजप्शन नहीं करना चाहिए हमें। नहीं तो करना फिर भी वो मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से चालू कर देता है। तो यस, कहीं न ये कहीं बात हैबिट बन समझनी चुकी है। जरूरी है। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल है तो आप मेंटली भी डिसेबल हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल मेंटल डिपेंडेंस। यस, ओके, एग्ज़ैक्टली। डिसेबिलिटी। अगर आप फिजिकली डिसेबल है तो आप मेंटली डिसेबल हो सकते हैं, और अगर आपको मेंटली डिसेबल नहीं होना है तो फिजिकली आपको अपने आप को फिट रखिए। फिट रखना आप बहुत इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने दीजिए कि मैं डायबिटिक का पेशेंट बनूं। अगर आप डायबिटिक का पेशेंट ही नहीं बनेंगे तो आपको मेंटल डिपेंडेंस नहीं होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होगा, मेंटल डिसऑर्डर से आप सफर नहीं करोगे, आप अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं करोगे। बराबर, तो बराबर। ये कहीं ना कहीं मतलब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि फिजिकली हमको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम फिजिकली स्टेबल है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो हमको मेंटली भी प्रेशर, मतलब कितना भी प्रेशर आ जाए तो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन कर आदमी शराब क्यों पीता है, सिगरेट क्यों पीता है? उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसके हैबिट को वो क्यों कंटिन्यू करता है कि वो उस हैबिट में वो इट्स लाइक फील लाइक हेवन, वो हेवन की फीलिंग लेता है कि भाई अभी मुझको कोई स्ट्रेस नहीं, इस टाइम में मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा, फोन स्विच ऑफ कर दूंगा, और इस टाइम में मैं अल्कोहल पीऊंगा। तो उसको फ्री क्यों लगता है? क्योंकि किसी का कॉल नहीं आता, किसी का टेंशन नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं। पर वो अल्कोहल उसको कोई ना कहीं डैमेज कर देता है, उसके डायबिटीज को ट्रिगर कर देता है। 2% का डायबिटीज कब 98% पे पहुंच जाता है उसको भी पता नहीं उसको भी चलता। पता नहीं तो होता। डिसीज, हाँ, डिसीज के बाद जो डिसीज ना होने के पहले जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइक हाइजीन, रेगुलर हैबिट्स, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें हो जाता है जब एक इंसान डिसीज से बाहर आता है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप लेना, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको वो डिसीज फिर ट्रिगर नहीं फिर होगा, वो से नहीं डिसीज फिर आती है। फॉर्म जैसे फॉर्म नहीं होगा। हाँ। बराबर, तो ये बराबर। इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ओके ओके सर। जैसा कि सर आपने कहा कि जो डायबिटीज है या तो कोई भी एक हार्ट डिसीज हो गया, उसको अगर आपको हम्म। फिर से नहीं होने देना है या तो उसको होने ही नहीं देना है, तो जो चीजें हम पहले उसको हटाने के लिए कर रहे थे, या तो जो भी डिसीज हमको हुआ है वो फिर से ना हो, वो चीजें हम करने के लिए करेंगे। वो चीजें आपको हर दिन के लिए, हर दिन की हैबिट में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि सर आपने एक डिसीज का उसमें जिक्र किया है कि लाइक हमारी क्या है जो हमारा डायबिटीज कोई भी पेशेंट हो जाता है, तो डायबिटीज का जो पेशेंट है ना ओके। सर, वो उसमें बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि एक कंप्लेंट की वजह से या तो एक उसमें डायग्नोस हो जाता है कि उनको डायबिटीज पाई जाती है। तो एक डायबिटीज की वजह से या तो एक डिसीज की वजह से कई सारे जो डिसीज है वो डायरेक्टली और हेलो। इनडायरेक्टली उनको कनेक्ट हो हेलो। जाते हैं। यस सर। जिस यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आड़त रही क्या आवाज? ओके ओके। हाँ, फिर कैन यू रिपीट सर? या यस सर, यस सर, श्योर। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ। यस यस सर, कैन यू लिसन मी सर नाउ? यस सर, यस सर, यस यस। सर, हाँ हाँ। तो जैसा कि सर आपने एक डिसीज को अभी यहाँ पे टच किया बोलते बोलते, हम जब डिस्कशन कर रहे थे तब, वो है सर डायबिटीज, बराबर ना? सो जो ओके। डायबिटीज यह डिसीज है ना सर, ये कहीं ना कहीं बहुत से रोगों को टच कर रहा है। मतलब सिर्फ डायबिटीज अगर आपको हुआ है या तो सिर्फ ब्लड प्रेशर आपको हुआ है, जिसको हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, तो वो जैसे हो ओके। जाने के बाद हर डिसीज जो है वो उनको लाइक हमने आमंत्रण ही दिया है कि भाई अभी हमको ये हाँ, वाला हो गया। इनविटेशन। तो बहुत से जो डिसीज है वो मेरी बॉडी को अभी लगने ही वाले हैं, बराबर ना सर? हम्म। तो हम्म। उसका कहीं न कहीं अल्कोहल, जैसा आपने बोला कि अल्कोहल कंजम्पशन करने की हम्म। वजह से भी बहुत सी जो चीज़ें हमारी बॉडी को बीमार कर सकती है, या तो जो भी चीज़ें हैं वो हमको सेवन करने से या तो खाने-पीने से के साथ जब करेंगे आप, या तो ज़्यादा आदत लग गई है तो ज़्यादा करने के बाद, या तो जैसा कि आपने बोला स्ट्रेस को अगर कम करना है, या तो हेवन में ओके। जाने जैसे उनको लगता है कि नहीं, हाँ, ये फील हमने करना तो है। अल्कोहल कंजम्पशन किया है या तो दारू सिगार हमने ली है, तो वो लेने के बाद हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ना किसी का फोन, ना किसी का बोलना, ना किसी का चलना, कुछ हम्म। भी नहीं है। उनको लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए अभी, दारू और वो सारी हम्म। चीजें सेवन करने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि ये हमारी जो बॉडी है या तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम्म। कहीं ना हम्म। कहीं पूरी तरीके से डेड कर रहा है, बराबर ना सर? और ये वाला जो कंजम्पशन करते हैं, कोई भी अल्कोहलिक हो गया या तो कोई भी जो बुरी आदत जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम सेवन करने के बाद, पीने के बाद, खाने के बाद, हमारा जो ब्रेन होता है वो अनकॉन्शियसली पूरी तरीके से डेड हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि ये चीज करने से कितना ज्यादा नुकसान हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ पर वो जो है वो असर कर सकता है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारी आंखों के ऊपर भी और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर भी बहुत ही हार्म कर रही है, बहुत ही ज्यादा इस तरीके से क्या कर रही है कि आदत एक प्रकार की लग गई है। हमको पता ही नहीं होता है कि कितना ज्यादा हम अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम अपनी बॉडी को अंदर से खराब कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं हर टाइम पे हर पेशेंट को ये एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक बाल्टी होती है, हम जब नहाते हैं गाँव के टाइम पे, या तो उसमें बाल्टी होती है, उसमें पानी भरा जाता है। तो हम्म। सिंपल क्या एग्जांपल है ये कि एक बाल्टी लेनी है, उसके ऊपर जो हमारा नल होता है उसको एकदम थोड़ा सा स्टार्ट कर देना है, 1 घंटे में सिर्फ एक बूंद गिरे या तो एक दिन में एक बूंद गिरे, ठीक है? तो वो जो बाल्टी है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक दिन, 2 दिन या एक आध महीने में आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, क्योंकि 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में वो उसमें एक बूंद पड़ रही है। तो मैं हर पेशेंट को यही चीज बताता हूँ कि जैसे ही आप कहीं पे भी घूम रहे हो या तो जो भी आपको बीमारी लग गई है, अगर आप किसी से डॉक्टर से चेक करवाते हो या तो कोई आपकी होम रेमेडीज है उनसे आप चेक करवाते हो, कोई तज्ञ डॉक्टर्स है उनसे आप चेक करवाते हो, या तो आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे आप चेक करवाते हो, जो टेक्नीशियन है उनसे चेक करवाते हो, इनसे चेक करवाने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, आपको थोड़ा सा जो है वो अभी डिसीज जो है उसकी शुरुआत है। तो अभी थोड़ा-सा शुरुआत है इसलिए आपको कुछ नहीं लगता है कि जाने दो अभी तो कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन वो बाल्टी हम्म। जो है कुछ दिनों के बाद वो जैसे-जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपका हम्म। डिसीज़ भी बढ़ता जाएगा सर। तो जैसे वो बाल्टी यस। भरेगी उस टाइम पे आप मैं 100% बता देता हूँ, उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सर।
क्योंकि अभी यस। आपका जो डिसीज का लेवल है, आपकी जो बॉडी में जो भी हार्मफुल चीजें होने वाली है, उनका स्तर अभी पूरी तरीके से बढ़ गया है। बराबर। तो जैसे ही कोई डिसीज बहुत ही ज्यादा एवरेज केस से ले मीडियम केस से सीवियर केस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको, वो जो डिसीज है वो 100% आपके बॉडी में ही रहने ही वाला है, उसको आप किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। ओके। बराबर। तो ये जो अवेयरनेस है, जैसा कि मैंने एग्जांपल के साथ बताया, तो कोई भी जो पेशेंट है उसको ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि बाल्टी में जैसे पहले दिन एक बूंद गिरी है ना, कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी वो गिर रही है, कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस हो रहा है। लाइक हमारे दिन के हैबिट में हम क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं, लाइक आपने बताया कोई सिगारेट पी रहा है, या तो कोई दारू पी रहा है, या तो कोई भी चीजें कर रहा है, तो वो एक आध दिन में तो ठीक है, दूसरे दिन में भी ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी हैबिट हमको अगर लेवल में है, 50-50 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस वाली 50 बात। से आगे चली जाएगी, अबव 90 जैसे ही पहुंच जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, वो डिसीज तो आपको रहने ही वाला है, लेकिन कोई भी डॉक्टर या कोई भी भगवान भी अगर आ जाता है, तो उस डिसीज को वो इतने अच्छे तरीके से उसको हटा नहीं सकता है, तो उसकी केयर इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। जैसा कि आपने कोविड का भी एक थोड़ा सा यहाँ पे बात छेड़ी है कि कोविड 19 में क्या करते थे हम, कि जब कोविड आया था उसी टाइम पे हम क्या करते थे, मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोविड आया, हमको पता चल गया कि नहीं, अभी तो जो भी वेज है उसकी फ्रूट्स खाने चाहिए, या तो उसके जो भी सब्जियां है वो प्रोटीन युक्त खानी चाहिए, या तो जो भी खराब चीजें वो नहीं खानी चाहिए, नेचुरल तरीके का ही हमको लेना है, दूध खाना है, दूध पीना है, ये सारी चीजें। बराबर। और नॉनवेज में भी अगर होता है तो अंडे खाने चाहिए, या तो नॉनवेज में कुछ है वो खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको कब समझ में आ गई सर, ये कोविड से पहले नहीं आई। क्योंकि जैसा कि आपने बात छेड़ी, यहाँ पे आप तो फार्मासिस्ट है, आपको तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी बॉडी है वो जो भी हम सेवन करते हैं खाने में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अगर लगता है, या तो नहीं भी डाइजेस्ट होता है, फिर भी हमको जो प्रोटीन युक्त खाना है वो खाना नहीं छोड़ना है, खाना खाना ही चाहिए। बराबर। जैसा कि अगर 40 साल का उम्र है, या तो उम्र के हिसाब से हम जो है वो खाना सेवन करते हैं, वो जो प्रोटीन और वो सारी चीजें होती है वो हम सेवन करते हैं। लाइक 40 साल की उम्र है तो उसमें जो वेट है वो गिना जाता है, वेट के हिसाब से फिर 0.8% जो है वो लगभग 1.25 किलो जो है वो 1 किलो के वेट के हिसाब से हमें खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारे मसल जो है वो भी बूस्ट हो जाएंगे, या तो हमारी जो बॉडी है वो भी हम अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएंगे, या तो जो इसको हम आरोग्यम धन संपदा जिसको हम बोलते हैं, तो वो वैसा जो पर्सन है वो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, जैसे कि कोविड में आपने बोला कि कोविड में क्या हो रहा था, एनर्जी बूस्ट कर रहे थे हम सिर्फ, ना कि कोविड को भगा रहे थे। बराबर ना। कोविड को भगाना हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वैक्सीन, कोई भी जो है वो इलाज उस पर नहीं आया हुआ था। बराबर ना। तो हमारी गवर्नमेंट सरकार भी क्या बोल रही थी कि आपकी जो एनर्जी है, वो उसका जो लेवल होता है वो आपके एज के हिसाब से, या तो आपका जो वेट है उसके हिसाब से, जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपने पेट में प्रोटीन युक्त खाना खा के रखो। क्यों? क्योंकि बाहर से जो भी उनकी जो भी कोविड की या तो कोरोना की जो वायरस हमारे अंदर आने वाला है, जो भी इंसर्ट होने वाला है, जो भी हमारे अंदर कनेक्ट होने वाला है कहीं ना कहीं से, नाक से हो गया, हमारे थोड़ा सा आंखों से, कानों से, कहीं से हो गया, या तो मुंह से हो गया, तो वो थोड़ा जो है वो ना हो सके, इसीलिए हमको क्या करना है, हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम होती है, जो इम्यूनिटी हमारी होती है, उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करना है। तो उसके लिए सब्जियां खाओ, या तो नॉनवेज खाओ, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, जैसा कि आपने बोला कि मौसम्बी और वो जो विटामिन सी या विटामिन B12 देते हैं, वो सारी चीजें आप खा जाओ। तो वो सब क्यों कर रहे हैं सर हम, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे जो अंदर का हेल्थ जिससे अच्छी रहती है, वो हमको सिर्फ बूस्ट करना है। बराबर ना। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा तरीके से हार्मफुल कर रही है, या तो बहुत ज्यादा हार्म हार्म है। लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको, मैं हमारे ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि जो अभी इस सेशन को देखने वाले हैं, जो कि अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जो कि प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाते हैं, जो कि सुबह सुबह उठने के बाद में व्यायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं,
या तो ऐसी चीजें जो है हमारे थोड़ा सा भी अगर कोई डिसीज का हमको भनक भी लग जाती है तो भी हमको स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है, जो भी टेक्नीशियंस है, आई डॉक्टर्स है, या तो जो भी आप फार्मासिस्ट है उनके पास जाके पता करना जरूरी है कि सर ये चीजें मुझे अभी इसका जो है वो थोड़ा सा एवरेज में का ये जो है वो अभी स्टार्ट होने लगा है, इसके ऊपर मैं इसको हटाने के लिए या तो इसको दूर करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, वो आपसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टिंग ले सकते हैं। क्या आप फिर उसके में बताओगे कि ये आप ये चीजें हैं, ये आपने किया था इसीलिए ये हो गया, ये आप मत करो तो आपको ये नहीं होगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ना ये अवेयरनेस उनके उनमें लाना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो ये अवेयरनेस हम किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी भी देखा होगा ना तो सर मैं मेरी तरफ से ही आपको एक जो क्वेश्चन है वो मैं बोल देता हूँ। जो भी हमारी ओपीडी में आते हैं ना, हमारी मतलब मेरी जो भी ओपीडी में आते हैं, जैसा कि आपने कहा हम आई स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं उनको आँख की केयर किस तरीके से करना है वो हमको पेशेंट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतने कम तरीके से अवेयर है लोग कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी की ही नहीं, हमारी आँखों की भी उतनी ही केयर करनी ज़रूरी है जितनी कि हम हर टाइम पे या तो अभी हमारा हैबिट हो गया है कि हम हर सुबह ही सिर्फ नहाते हैं। जैसे कि आपने पहले पहले कहा कि कोविड के दिन में हम क्या करते थे, या तो हमसे जो है वो पोल्यूशन हमको ना लग सके, बाहर हम कहीं पे भी घूम के आते, इसकी वजह से हमको 2 बार नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सुबह जैसे हम नहाते हैं कि रात भर में सोने के बाद हमारे अंदर या तो हमारे जो बाहर भी सेल्स में टिश्यू में उसमें जो भी थोड़ी थोड़ी जो लेक्रामल पे पोल्यूटेंट। थोड़ा सा इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, या तो जो भी हम घाम जिसको हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड होता है खराब पोर्शन में आया हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए हम जो है वो स्नान करते हैं, बराबर ना। तो रात के समय में जो सुबह 10 बजे या जब भी आप नहाते हो उसके बाद में जब नाइट का समय आ जाता है, इवनिंग का समय आ जाता है, उस टाइम तक भी बहुत सी चीजें हमारी बॉडी पर या तो हमारे शरीर पर लग जाती है कि उसको नहाने के बाद ही वो हटा सकते हैं, बराबर ना सर। तो ओके। नहाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जो हेल्थ है उसको अगर अच्छा सा रखना है, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, तो हमारे मेरे अंदर भी एनर्जी रहना जरूरी है। तो एनर्जी टिकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तो प्रोटीन युक्त जो भी है वो सारी चीजें हमको सेवन करनी पड़ेगी, बराबर। तो मैं हर पेशेंट को यही चीज बताता हूँ कि आपकी जैसी आरोग्य का ख्याल रखना जरूरी है, आपके जैसे बॉडी का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक उसी तरह अगर आपको सारी चीजें अगर देखनी है, और सारी चीजें देखनी है, इससे भी बेटर ये सेंटेंस हो सकता है कि आपको अगर बेटर विजन देखना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर कोई पर्सन नहीं करता है। लाइक कोई भी अगर कर रहा है, 99% लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। उनसे अगर अलग होना है तो 1% में आओ। 99% लोग कर रहे हैं वो मत करो, बराबर ना। तो उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। तो हर पेशेंट को मैं एडवाइस देता हूँ कि आप जब भी बाहर जाते हैं, मतलब सन का जो लाइट होता है, या तो रात के समय में भी हम बाहर निकलते हैं, तो सन का जो लाइट होता है ना सर वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। वो मैं थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो लाइट है वो हमारी आंखों के लिए या तो हमारी पूरी बॉडी के लिए किस तरीके से हार्मफुल हो रही है, बराबर ना। तो ये जो सन है ना सर, सन से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो बहुत ज्यादा तरीके से हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। तो पृथ्वी पर जैसे ही वो पड़ती है उनका जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है सिर्फ 12 बजे से लेकर के दोपहर के 2 या 2:30 बजे तक। तो उस टाइम पर सर बहुत ही ज्यादा तरीके से जो यूवी के रेज होते हैं वो पृथ्वी पर पड़ते हैं। अब पृथ्वी पर पड़ते हैं इसका मतलब हम कहीं ना कहीं 12 से लेके 2 2:30 बजे तक बाहर चले जाते हैं विदाउट स्पेक्स के, तो कहीं ना कहीं वो जो यूवी है वो हमारी आंख के अंदर चली जाती है, हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है, बराबर। अब कोई जो है वो अमेरिका से एक आध पर्सन आ गया, एक आध लेडी आ गई हमारे इंडिया में, तो अमेरिका में तो बहुत ज्यादा जो है वो ताव नहीं है, बहुत ज्यादा यूवी नहीं गिरता है। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगी तो वो क्या करेगी, बाहर जाने से कतराएगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर बाहर जाएगी तो उसकी जो बॉडी है, उसके जो टिश्यूज है वो सब रेडिश कलर के हो जाएंगे, या तो वो बाहर जा ही नहीं सकती है, हाँ। बराबर ना। तो उसको हम स्नो ब्लाइंडनेस जो है या तो स्नो यस सर। ब्लाइंड जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें भी उसको होने के बहुत ही ज्यादा जो है वो चांसेस हो सकते हैं। या तो आंखों की अगर
विजन को आपको अच्छा रखना है तो आपको जो है वो यूवी प्रोटेक्टेड जिसको हम बोलते हैं, तो वो चश्मे पहनने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सी सारी चीजें ऐसी है सर, अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अभी तो दूसरे डॉक्टर का भी सेशन हमको करना है। तो ये जो ये है ना सर, ये अवेयर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डालना जरूरी है कि ये चीज आप अगर करोगे तो ये आप में आपको जो है वो इस बीमारी से लड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर आपको ये कर रहे हो तो आपको ये वाली बीमारी नहीं होगी सर। ये चीजें नहीं उनको होगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो उनको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी अभी आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपको क्लिक जो है वो आप डायग्नोस कर पाओगे, या तो क्विक जो है वो आप पकड़ पाओगे। जो भी छोटे बच्चे हैं ना सर, जो कि 7 साल से या तो 6 साल से लेकर के अभी अभी तो 5 साल से लेकर के भी आप बोल सकते हो 15 या 20 साल तक के, तो वो जो बच्चे हैं ना उनको आप दूध मत दे दो, उनको खाना मत दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उनको स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, अगर आपने गौर से देखा होगा तो। तो ये बिकॉज किस इट तरीके से रिलीजियस डोपामाइन। इन तरीके इनको जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं सर कि गलती सर है किसकी, मतलब ये भी जो भी बीमारी है। गलती यस सर, मैं गलती मतलब क्या है? जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। ओके ओके हाँ जी, ओके। तो छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता है सर कि किस तरीके से अवेयर रहना है, क्या चीजें करने से हमको ये सारी चीजों के या तो डिसीज से लड़ना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं माँ बाप का, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा बड़ा है तो फ्रेंड्स का, और बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है स्कूल में जाता है तो टीचर्स का भी रोल यहाँ पे प्ले हो जाता है। तो किस तरीके से सर आप इसको देखते हैं कि छोटे बच्चों को ये डिसीज नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हमारी एज में भी ठीक है, हमसे छोटे हमसे बड़े जब भी कोई मोबाइल लेता है और विजुअल इफेक्ट्स देखता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम डोपामाइन बोलते हैं। डोपामिन। और यस। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है, हमको हैप्पी हैप्पी लगता है। हम जब मोबाइल देखते हैं, हम जब कोई विजुअल वीडियोस देखते हैं, हमको जो पसंद है मूवीज या वेब सीरीज देखते हैं, तो वो रिलीज होता है तो हमको एक कंफर्टेबल फील रहता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, अभी इसमें मुझे कोई दूसरी चीज नहीं करनी। ठीक है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि वो विजुअल इफेक्ट्स आपके आई को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। और अगर आपको कहीं कहीं ब्लर विजन आने लगता है या कोई आई से प्रॉब्लम मतलब आने लगती है, तो आपका ये फर्स्ट ड्यूटी बनता है उनके फादर का, उनके मदर का, उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का, कि उनका फ्रीक्वेंसी कम करना, उनके हाथ में मोबाइल देना। क्योंकि ज्यादा प्रतिशत में अगर डोपामाइन भी रिलीज होगा बॉडी में, तो वो भी हार्मफुल है। हाँ आई जी। के लिए तो है ही है, हाई आई के लिए तो है ही है, पर थायराइड ग्लैंड के लिए भी वो हार्मफुल है। तो हर वक्त हैप्पी रहना भी हमारे लिए घातक है। घातक है। हर वक्त हैप्पी नहीं रहना चाहिए। ओके। तो इस डोपामाइन के लिए कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं मोबाइल की। और अगर फ्रीक्वेंसी कम नहीं करना चाहते, और अगर उसका एजुकेशन टोटली, हम देखते हैं एजुकेशन टोटली ऑनलाइन चल रहा है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे और पीसी पे चल रहा है, या कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है, कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, लाइक हम अभी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने आइज को हार्म कर रहा है। तो मेरा ये फर्स्ट ड्यूटी बनता है कि मैं आई टेक्नीशियन के पास जाऊं, एक स्पेक्ट्रम खरीदूं, कि जिससे मेरे आई को वो लाइट जो है, ब्लू लाइट हम बोलते हैं, जो भी डिस्प्ले से लाइट निकलती है, मोबाइल से, कंप्यूटर से, एलईडी स्क्रीन से, उसको हम ब्लू लाइट बोलते हैं। वो ब्लू लाइट मुझे हार्म नहीं करेगी। मुझे चश्मा नहीं है, मुझे नंबर नहीं है, पर मुझे अगर दिन भर लैपटॉप के सामने करना पड़ता है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे आंखों की ध्यान रखूं। और मैं वो ध्यान कैसे रख सकता हूँ? मैं टेक्नीशियन के पास जाके एक ब्लू लाइट रेडियंस अवॉइड कर सके ऐसा एक स्पेक्ट्रम खरीद सकता हूँ, एक ऐसा गॉगल खरीद सकता हूँ, एक चश्मा खरीद सकता हूँ। अगर दूसरे बोलते हैं कि नंबर लगाए, कि हाँ लगाए मुझे नंबर, पर मुझे पता है कि मैं मेरे आंखों की रोशनी नहीं गंवाना चाहता, नहीं गंवाना तो चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ। अगर 5 साल का ले रहा है, 10 साल का ले रहा है, या 100 साल का भी बूढ़ा अगर मोबाइल की ब्लू लाइट लेके बैठा, और उसने उसने स्पेक्ट्रम अवॉइडर पहना है, स्पेक्ट्रम का वो गॉगल पहना है, वो जो ब्लू लाइट को, हार्म लाइट को अवॉइड करता है, तो ऑब्वियसली उसको हेल्थ के आई से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, तो वो उससे बच सकता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, टू कंसल्ट विथ योर आई टेक्नीशियन एंड गेट अ गुड
गॉगल वही। यस सर, यस सर। जैसा कि अभी जो है वो आपने हमारे प्रोफेशन का है तो हमारे फील्ड का ही जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपने बता दिया। तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके भी जाना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया सर, एकदम करेक्ट बताया कि कोई भी जो बच्चे हैं या तो कोई भी पर्सन है, वो कंप्यूटर के सामने, मोबाइल पीसी या तो टीवी के सामने अगर बैठता है, तो उसमें से कुछ रेज आती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि हम भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को, अभी लाइव सेशन हमारा चल रहा है, तो ये जो मेरे सामने लैपटॉप टीवी कंप्यूटर पड़े हैं, तो उनसे भी कुछ ब्लू रे जो है वो हमारी आंखों को हार्मफुल कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम भी जो है वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां अभी हम कर रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, हम भी थोड़ी थोड़ी बूंद अगर गिर रही है तो उन पर चांद हम है। ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको और डीप में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए। श्योर। तो ये वाला जो ब्लू रेज होता है ना, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी से आता है, तो ये हमारा सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होता है, हमारा बाहर वाला जो कॉर्निया होता है। जैसा कि मैं अभी चश्मा जो है वो उतार के आपको बता देता हूँ। जो आपको बाहर से मेरा ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना सर, इसके अंदर छोटा सा ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, ओके। तो ये जो डोम शेप वाला जो बाहर आया हुआ है ना, फ्लैग जैसा हुआ है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया होता है, इस पर सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है, या तो सबसे ज्यादा अच्छी नजर जिसको बोलते हैं, तो वो मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा ये कॉर्निया है, इस पर लगभग +45 डायप्टर, मतलब जो पावर होती है, वो लगभग ये कॉर्निया की होती है। तो इसको अगर हमको बचाना है तो हमको चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो अंदर वाले हमारे आँख के पार्ट है या तो कोई भी बॉडी के पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको जो सेंसिटिविटी अगर आपको बचानी है, तो इनमें कोई ना कोई मीडियम आपको लगाना पड़ेगा बीच में, बराबर ना? लाइक अभी जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसको हम यस। गलत नहीं बोल सकते। अभी हम जो है वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा दूर है, या तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, हम मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं सर, बराबर ना? तो ये इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। या तो जैसा कि आपने इससे पहले बोला कि जो बच्चे हैं या तो जो लोग हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो उनमें डोपामिन रिलीज होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी देखते रहते हैं, बराबर ना? जैसे कि आपने बोला, डोपामिन जो होता है वो जैसे रिलीज हो जाता है, उसमें हैप्पीनेस आ जाता है। तो डोपामिन इज कॉल्ड एज द हैप्पीनेस, बराबर? तो इतना ज्यादा हैप्पीनेस भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना? हानिकारक नहीं। तो डोपामिन इज द बेस्ट ऑप्शन टू द मतलब यू हैप्पी। जब आप रहना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको डोपामिन रिलीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो अगर नहीं होगा तो यू आर मतलब एकदम ये हो जाएगा कि आप कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो कर। आप, बराबर ना? छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या तो जो प्राणी पंछी होते हैं, उनमें डोपामिन की कोई जो है वो नहीं रहती है वैल्यू। तो उनमें खुशियां नहीं होती है, बराबर ना? या तो उनमें इमोशंस जो है वो नहीं रहते हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाए? तो डोपामिन जरूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में जरूरी है? बहुत छोटी मात्रा में, या तो जहां तक होना चाहिए, जैसे का मीडियम केस में जो है वहां तक होना चाहिए। लेकिन ज्यादा अगर हो रहा है, तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा तरीके से घातक है, ओके। तो ये चीजें कहीं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अवेयरनेस हम किस तरीके से ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, या तो थोड़ा सा मैं सबको मानने वाला पर्सन हूँ, एंड आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर एंड कंसल्टेंट, आई के स्पेशलिस्ट। तो मेरा ये हक बनता है आप लोगों को बताने का कि जो आप अपने दिमाग में सेव करते हो ना, जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक मुझे आपसे अभी बात करना है, मैंने अभी अगला वाला क्वेश्चन जो है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तय करके रखा हुआ है कि ये जो फार्मासिस्ट मेरे सामने बैठे हैं, ये जो संदीप सर मेरे सामने बैठे हैं, इनको मैं अगले 5 मिनट में क्या क्वेश्चन करने वाला हूँ, बराबर ना? तो जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में पहले से फिटेड है, पहले से सेव है। वही मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ब्रेन में ला रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड में ला रहा हूँ, और वो मैं आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर अवेयर आपको होना है, तो सबसे पहले आपने अपने जो अनकॉन्शियस माइंड को ये बात बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है कि नहीं, मुझे कोई भी डिसीज हो ही नहीं सकता, मुझे कोई भी आंखों का या तो कोई भी बॉडी का जो डिसीज है वो हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? ऐसे ही हम हवा में तीर मारेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, ये होगा, तो ऐसे नहीं होता है। उसके ऊपर भी हमको रिएक्ट करना जरूरी है, उसके ऊपर भी हमको कुछ चीजें जो है वो करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हम हवा में तीर नहीं मारेंगे, बराबर ना? तो वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिटेड है, वही चीजें हो जाती है। कुल मिला के एक ही वाक्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप सोचोगे वही आपके साथ में होता है, जो आप सोचोगे वही आप पाओगे, बराबर? तो जो भी आपके मन में या तो जो भी आपके दिमाग में पहले से हो जाता है वो चीज आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस और भी ऐड करना चाहूंगा कि जो भी लोग आपके ओपीडी में आते हैं या तो जो भी आपके मेडिकल में आते हैं, उनको ये चीज आप 100% बताओ कि ये आप जो टैबलेट लेने आए हो, या तो ये आप आंखों को दिखाने के लिए आए हो, या तो आपको पेट दर्द है, सिर दर्द है, या तो आपको ब्लड प्रेशर का टेंशन है, या तो आपको डायबिटीज है, ये सारे जो डिसीज है ना, ये उनसे क्वेश्चनिंग करो, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। ये 3 क्वेश्चन आप उनसे करो, जब आप डायग्नोस कर रहे हो ना उससे पहले करो, कि ये आपको क्यों हुआ है, कब हुआ है, अगर ये होगा हुआ है तो उसको आपको कब तक उसको सिर्फ टैबलेट लेके ही आगे बढ़ाना है, इसको आप खत्म क्यों नहीं कर सकते? ये चीजें आपको को ही उनको बतानी जरूरी है, क्योंकि वो तो डॉक्टर है नहीं, वो तो जो हमारा हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो तो उन्होंने पढ़ा है नहीं, उनको थ्योरी पता नहीं है, उनको प्रैक्टिकल पता नहीं है। उनको सिर्फ आप रिजल्ट दिखा रहे हो कि नहीं, ये डिसीज हो गया तो ये वाला टैबलेट ले लो, खत्म हो जाएगा। अरे उनको बताओ उस टैबलेट में है क्या, ये टैबलेट अगर आप ले रहे हो तो उससे ये डिसीज क्यों ठीक हो जाता है, उसमें ऐसा क्या है कि आप ये इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो वो प्रॉपर्टीज उनको थोड़े तरीके से समझो, पूरा समझाने की जरूरत नहीं, वो नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो आप समझा सकते हो। उनको आप समझाओ इस तरीके से कि ये जो डिसीज है या तो जो एरर है वो आपको ना हो सके, इसीलिए ये टैबलेट है। इसके बाद में आप ये चीजें करो कि ये टैबलेट लेनी ही ना पड़े, बराबर ना? तो ये कहीं ना कहीं आप ओके। लोगों को भी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बराबर सर? मतलब ये हम टाइम टू टाइम पेशेंट अवेयरनेस करते ही उनको वो जरूरी करना ही पड़ता है। यस यस सर, मतलब कहीं ना कहीं ये करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, हर डॉक्टर के लिए या तो हर स्पेशलिस्ट और टेक्नीशियन के लिए सर। अगर आपको कभी मुश्किल लगे ना कि पेशेंट को मतलब अवेयरनेस के बारे में मतलब समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाए और वो समझे ही ना, तो उस पर एक बोलने का कि तुम काम किस लिए करते हो, तुम यस पैसा किस लिए कमाते हो, तुम मतलब हम स्ट्रगल किस लिए कर सकते कि करते हैं, क्योंकि अभी आप आपने स्ट्रगल किया है टेक्नीशियन बनने के लिए, मैंने स्ट्रगल किया फार्मासिस्ट बनने के लिए, ठीक है। तो फार्मासिस्ट में क्यों बनना चाहता हूँ कि कुछ पैसे कमा सकूं, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, कुछ मेरी सोशल स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। ओके, तो इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या मिलेगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अभी आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, आपको सोशल स्टेबिलिटी आ गई, अभी आपका रिटायर होने का समय है, और आपने अभी डिसाइड किया कि मुझे रिटायर होना है, मुझे अभी मेरा बिजनेस मेरे नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना है, और अभी मेरे को रेस्ट करनी है, और तभी आपकी बॉडी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, उस सोशल स्टेबिलिटी का आप करेंगे क्या? अगर आप फिजिकली अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी का आप करेंगे क्या? तो फिजिकल अनस्टेबल न होने के लिए आपकी बॉडी को मतलब ज्यादा दिन आप अगर जीना चाहते हैं तो आप आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये पेशेंट अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा, व्हाट इज द हेल्थ, आपकी हेल्थ को आप निग्लेक्ट मत करिए। तो हम इससे इस तरह से समझ सकते हैं, हम ऑलरेडी ऑल ऑफ वी आर डूइंग वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन, हम या एक आंतरिक समाधान के लिए ये पैसा कमाते हैं, तो कुछ भूख भी हम उसी लिए मिटाते हैं कि हमको अंदर से समाधानी फील हो और सेटिस्फाइड फील हो। ओके, सेटिस्फेक्शन तो इज ऑल इज मोस्ट रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली डिस्टर्ब रहेंगे ना, तो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस तो वैसे ही डिस्टर्ब होने वाला है, तो आपका सेटिस्फैक्शन तो गया तेल ले। तो आप पहले भी स्ट्रगल करते रहेंगे, और बाद में भी जब आपका रिटायर्ड पीरियड आ गया और ड्यूरिंग स्ट्रगल आप हेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो हेल्थ के लिए स्ट्रगल मत कीजिए, हेल्थ के लिए कुछ टिप्स फॉलो कीजिए, तो आपको हेल्थ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बराबर तो से बराबर। ये आप कर सकते हैं पेशेंट अवेयरनेस में, तो यही ऐसे समझाता हूँ पेशेंट्स को। बराबर बराबर। तो मतलब जो भी आप कमा रहे हो या तो जो भी दिन भर की एक्टिविटीज कर रहे हो, जो चीजें कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ऐसा हर पेशेंट का मानना, या तो हर पर्सन का मानना होता है। आई एम सो सॉरी, पैसे इंग्लिश कमा में बोल रहा हूँ मैं। हर पर्सन का ये मानना होता है, पैसे आप कमा हो गए, मैं हो गया, तो कोई भी इस वर्ड के पीपल्स हो गए,
तो वो सब कुछ सब लोग जो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुबह से उठने के बाद जब शाम में रात में आके सोते हैं उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये उनमें अवेयरनेस लाना जरूरी है। आपके लिए पैसा जो है वो वही सब कुछ नहीं है, यस, आपके लिए सब कुछ जो है वो आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं होगी तो आपके पास हेल्थ है, करोड़ों हेल्थ। रुपए भी है तो भी कोई फायदा नहीं है। और आपके पास हेल्थ है और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो आप सबसे इम्पोर्टेंट जो मानव का शरीर होता है उसमें उस कैटेगरी में आप आ जाते हो। मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो अवेयर है वो है कि आपकी हेल्थ गुड होनी चाहिए। गुड जिसको हम बोलते हैं या तो बेटर से बेटर होनी चाहिए, जितनी भी अच्छी है बेटर या बेस्ट। तो जितना भी अच्छा आप हेल्थ के लिए कर सकते हो वो चीजें आपको करनी ज्यादा जरूरी है। बराबर। यस, अ, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी हेल्थ नहीं खरीद सकती ना, हेल्थ आपको कमानी पड़ेगी। बराबर सर। और हेल्थ आप कब कमाएंगे? बराबर अच्छी सर। गुड हैबिट्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कमाएंगे, आपको कमाना पड़ेगा। यस यस यस। जैसा कि मैं हर पेशेंट को ये चीज बताता हूँ कि आपकी जो भी एक एक पार्ट है ना, ये जो बोलते हैं हम आई डोनेशन हो गया, हैंड डोनेशन हो गया, या तो कोई भी जो पार्ट है हम डोनेट कर देते हैं। तो वो डोनेट करने के बाद आप कुछ रुपये मिलेंगे या तो कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं एक आध पेशेंट अगर आ गया ना, नहीं मैं चश्मा ही नहीं पहनूंगा, नहीं मुझे कोई डिसीज नहीं हो सकता, तो उसको मैं एक बात एक चीज बता देता हूँ। जो मैं यहाँ पे जिस क्लिनिक में बैठा हूँ ना वो सारी प्रॉपर्टी प्लस आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आपके दोनों की दोनों आंखें मुझे दे दो। दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। 100% वो रीजन? बोलते हैं कि सर ये आपने क्या बोल दिया, कुछ भी मांगो लेकिन आंखें मत मांगो। तो मतलब ये जो पार्ट है वो कितने ज्यादा पैसों के हैं। अनलिमिटेड से भी अगर दूसरा कोई वर्ड है तो मैं वो भी अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर देता कि कितने भी पूरे दुनिया के भी पैसे आप अगर लगाओगे ना इसमें तो भी वो खुशी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या तो अच्छी हेल्थ होने की वजह से हम सारी चीजें कर सकते हैं, वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशियां, वो आपको बहुत ज्यादा पैसों का ढेर भी आपको लाके नहीं दे सकता है। यस सर। यस यस। संदीप सर, मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर्स हो गए या तो कोई भी स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन हो गए, क्या उन्हीं का काम है कि सब पेशेंट में या तो सब पर्सन में अवेयरनेस लाना, या तो हर फैमिली मेंबर का ये हक बनता है, या तो हर टीचर का ये हक बनता है, या तो हर फ्रेंड का ये हक बनता है, या तो हर उस रिलेटिव का हक बनता है कि हर किसी को जो मुझे अभी मान लो अभी मुझे जो है वो आंखों का चश्मा जो है वो नहीं है लेकिन मैं पहन रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला ब्लू रेज आती है इसीलिए, तो मुझे चश्मा नहीं है फिर भी मैं पहन रहा हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं दूसरे किसी को बताऊं कि ये चीजें करो तो ये नहीं ओके। होगा। आपको क्या लगता है सर कि सिर्फ डॉक्टर का ही ये हक बनता है? ये नहीं नहीं, ये सिर्फ डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है, या ये सिर्फ डिस्पेंसर या टेक्नीशियन की ड्यूटी नहीं है। ये सब अपने फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी है कि कुछ हेल्थ एजुकेशन अपने बच्चों को, अपने आने वाली की जनरेशन को हम दे। जो कुछ अच्छे हैबिट्स है, हाइजीन के बारे में हो गए, गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में हो गए, और हेल्थ अवेयरनेस जैसे कि ये मत कर, मतलब हमारी माता पिता तो हमें देते ही हेल्थ अवेयरनेस की कुछ टिप्स। आपने देखा होगा बचपन में हमारे माता पिता बोलते कि ठंडे पानी से मत नहा, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। सर्दी हो जाएगी, एग्जैक्टली सर। तो ये वो हेल्थ अवेयरनेस का काम करते हैं एक्चुअली। और अभी क्या हो गया है ना, मतलब हर कोई हेल्थ को निग्लेक्ट क्यों करता है? क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत मतलब होशियार हो गया अभी इंटरनेट के जमाने में सब कोई कुछ उनको मतलब। आ जाता है। और हाँ, और भाग दौड़ की जिंदगी में वो टाइम भी नहीं दे पाते, इसलिए नहीं हो पाता। तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर पेशेंट अवेयरनेस कब क्रिएट करते हैं? कि पेशेंट जब उसके पास जाता है तब। और सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो फार्मासिस्ट है, हम लोग जो फार्मासिस्ट है, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा काम रहता है कि काउंसलिंग करना, उसको मेडिकेशन का सही टाइम बताना, और उस टाइम में हम पेशेंट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अभी जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स की जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो भी पेशेंट अवेयरनेस कर सकते हैं इवन। और कुछ लोग है ना, पेशेंट अवेयरनेस के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी फैला देते हैं, लाइक अलग लेवल की इंफॉर्मेशन कि आप ये करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट वे कि आप खुद अवेयर हो जाइए अपने हेल्थ के बारे में, कि आपको किसी के पेशेंट अवेयरनेस की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद अच्छे हैबिट्स की अवगुणना करेंगे अपने अंदर, अच्छे हैबिट्स को
मतलब रखेंगे अपने अंदर और अपना काम टाइम पे करेंगे, आप फिजिकली स्टेबल रहेंगे, तो आपको किसी के अवेयरनेस की कोई जरूरत ही नहीं है। बराबर। आपको ना डॉक्टर की जरूरत है, ना फार्मासिस्ट की जरूरत है, ना आईटी, और हर एक मेडिकल मतलब एम्प्लॉय का यही सपना रहता है कि उसका जो पेशेंट उसके पास आने वाला है वो फिर से बाद में ना आए, वो उस पेन से मतलब दोबारा ना गुजरे। तो हमारा ऐसा कोई स्पेशल मोटिव नहीं होता कि वो हर बार हमारे पास आए और उसको हमारी पेशेंट अवेयरनेस की जरूरत पड़े। तो बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप खुद अवेयर हो जाओ अपने हेल्थ के बारे में। जब भी आपको किसी का हेल्थ अवेयरनेस कैंप दिखता है तो उसको समझो, वो डिसीज क्या है, वो डिसीज पूर्ण होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मुझे कैसा रहना चाहिए, मुझे एडिक्टेड बनना है या हैबिचुअल बनना है, या हैबिचुअल भी नहीं बनना और एडिक्टेड भी नहीं बनना, और एज ए गुड पर्सन मुझे मेरी लाइफ रन करनी है। तो अवेयरनेस की जरूरत, अगर हम खुद अवेयर हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को जॉब क्लिक करना पड़ेगा कि डॉक्टर को भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत। और अगर पढ़ी तो हम एक्स्ट्रा लेवल पे जाके कर सकते हैं। हम सोशली तो करते ही है, वैसे काम पे जाके फील्ड पे जाके तो करते ही है। पर अगर एक पर्सन अगर समझो वो निग्लेक्ट ही कर रहा है अपनी हेल्थ को, तो हम उसको पर्सनली जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हम अवेयरनेस, हर एक कोई हेल्थ अवेयरनेस कर सकता है, पर अगर वो जानकारी सही हो तभी करे। क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं कि मतलब गलत गलत इंफॉर्मेशन, इट्स रिलेटेड टू सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा से जुड़ी हुई कहानियां जोड़ देते हैं उसमें। लाइक कोई घरेलू नुस्खे भी होते हैं उसमें। उसके भी हो वो सकते कुछ कुछ घरेलू नुस्खे जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं वो फॉलो करते हैं। जो गर्भवती महिला होती है, और वो जो बच्चा पैदा होता है, वो जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो वो मानते हैं कि वो गिरन हो गया, इसलिए उसका वो ये ओठ और लिप्स कट हो गया। इट्स नॉट रिलेटेड टू सोलर है, हैं। नो, तो नो। ग्रहण से रिलेटेड नहीं है। से रिलेटेड वो रिलेटेड है आपके पर्सन, आपने कुछ ध्यान नहीं रखा, आपने गलत अवेयरनेस को मान के वो चीजों का अवलंब किया। तो एक अच्छा अवेयरनेस और बुरा अवेयरनेस में फर्क जानकर या अच्छा अवेयरनेस को फैला के हम खुद भी अवेयर हो सकते यस, 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 ये बात सही है सर। एंड इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मदर हेल्थ, और मदर क्या हैं। यस। खाती है, या तो मदर किस यस। अवेयरनेस से गुजर रही है, या तो क्या क्या चीजें से कॉन्शियसनेस में सारी चीजें कर रही है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं वो जो गर्भवती महिला के पेट में जो भी बच्चा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनके डीएनए से जो है वो असर करने वाली है। तो हर किसी को जो है वो अपना या अपने फैमिली का या अपने बच्चों का, अपने माँ-बाप का, अपने दादा-दादी का, सबका रिलेटिव्स का अगर ख्याल रखना है, तो मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद सभी को सलाह दूँगा। या तो जो भी डॉक्टर ने सलाह दी है, वो अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ करने के बाद क्या होता है, तो वो चीज़ आपको दूसरे पर्सन को जिसको पता नहीं है, उसको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बराबर से बराबर। नहीं नहीं, इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट क्लियर करना यस चाहूंगा, सर, यस क्योंकि सर। मैंने कोरोना के बाद में पीरियड में मैंने देखा है। क्योंकि एज ए मेडिकल स्टूडेंट, हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, हमको पता है कि मेडिसिन का एक्चुअल काम क्या है। क्या है? और ऐसे कुछ कुछ डेढ़ शाने पेशेंट भी होते हैं हमारी सोसाइटी में कि वो ना खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। खुद को डॉक्टर, उनको यस। पता है, हाँ, उनको पता है कि अभी मुझको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और उनको ये पता नहीं होता कि ये सर्दी क्यों हुई है, किस पॉइंट की वजह से हुई है, और उसको कितनी एमजी का डोज लेना है। तो वो डेढ़ शाना क्या करता है, मेडिकल में जाके एंटीबायोटिक और मेडिसिन खरीद लेता है, तो वो ओवर कॉम्प्लायंस हो गया पेशेंट का। ओके। बराबर, वैसे बराबर। डेढ़ शाने जो रहते हैं ना, एंटासिड्स वगैरह, वो डॉक्टर की सलाह को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारी सलाह को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मतलब उनका जो भी कहीं। चीजें वो हाँ। कर रहा है, मतलब कभी उसको थोड़ा सा ही अगर एरर और है तो वो मान लो कोई पैरासिटामोल ले गया, जैसे कि आपने एंटीबायोटिक्स वो बताई, वो यस अगर थोड़ा सा है तो हम क्या कर रहे हैं, 150 वाला एमजी वाला दे रहे हैं, 250 एमजी वाला दे रहे हैं। लेकिन वो देर ना क्या सर। करेगा, जाएगा चलो पैरासिटामोल दे दो, खुद को डॉक्टर समझेगा और बोलेगा। तो उसको तो पता नहीं है हाँ। मेडिकल वाले को, उनको तो मांगा वो नहीं है, तो तो वो 500 अगर दे देगा तो जो है वो भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें उसके उसके साइड इफेक्ट है, उसके साइड है। इफेक्ट है, हर एक यस, यस। ड्रग के साइड इफेक्ट है। ऐसा कोई ड्रग, ऐसा कोई केमिकल नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन वेरिएंट है, डिफरेंट है। अगर किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो आपको एलर्जी नहीं होगी, और आपको एलर्जी होती है तो उस पर्सन को नहीं होगी। तो इसका मतलब नहीं है कि आपने खुद जाके एंटीबायोटिक लिया और आपको फर्क पड़ा, वही एंटीबायोटिक अगर आप अपने बहन को देंगे तो उसको फर्क पड़ेगा, तो उसकी बॉडी डिफरेंट है।
उसको कंसल्टेशन की जरूरत है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पहले वो देखनी पड़ती है डॉक्टर को, उसके हिसाब से डोज, उसके वेट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से उसका डोज निकाला जाता है, और उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी बहुत से मतलब ऐसे पेशेंट देखता हूँ, वो खुद से आके एंटासिड लेके जाते हैं। तो मैं उनको यस। बोलता हूँ कि आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत है, और वो बोलते हैं कि हमने ऐड देखा है डाइजिन का, हमको कुछ नहीं, हमको फिर जलन हो रही है, मुझे सिर्फ डाइजिन चाहिए। यस, यस, तो यस। मैं उस और पेशेंट को पहले कंसल्टेशन करता हूँ और फिर ही देता हूँ। फिर ही देते हैं, बराबर। तो ये और बहुत अभी अभी तो, इंपॉर्टेंट है हम। हाँ, 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 हाँ। और अभी अभी तो क्या कर रहा है कि कोई कोई, अभी तो गूगल का जमाना है, तो जो भी हाँ, चीजें है वो गूगल गूगल ही कर करता है। देंगे, क्रोम ब्राउजर पे जाके सर्च करेंगे, ये चीज है वो चीज है। तो एक हाथ सेंटेंस मेडिकल भाषा वाला बता देंगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। डॉक्टर ने अगर 500 की जगह 250 दे दिया कि नहीं, आपकी बॉडी का जो हम्म, हेल्थ है या तो जो भी आपने चेकअप करवाया या तो प्रीवियस और प्रेजेंट का प्रिस्क्रिप्शन है आपके सबके, तो उनको अगर ध्यान हम्म, में रखते हुए आपको चाहिए, आपकी बॉडी के लिए क्या सूट हो रहा है, वो 250 हो रहा है। अगर डॉक्टर बोल देगा तो नहीं, डॉक्टर को ही गलत साबित कर देंगे, नहीं मुझे तो यही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे गूगल के ऊपर हम्म, पूरा भरोसा है, मैं यहाँ पे सर्च करके आया हूँ। तो एक आध चीज अगर वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है डॉक्टर की, और खुद जो चेक करता है उसकी, तो डॉक्टर को जो है वो, हम इतने अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो इतनी अच्छी से सबको केयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जो है वो इसका रोल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा साइड में रख के, थोड़ा सा समझा के, जो अपना ही जो है वो रिलेटिव है, ऐसा चीजें उनको समझा के सारी चीजें करनी पड़ेगी। उन पर गुस्सा करके या तो उनको वहां से हटा के कोई बात होने वाली नहीं है। क्योंकि उनको भी क्या है, वो खुद डॉक्टर तो है नहीं, कहीं ना कहीं से सर्च करके आया, या तो कहीं ना कहीं किसी ने तो बताया हुआ होता है। तो वो भी खुद के मन का नहीं कर रहे, उन्होंने भी किसी को बताया होगा उनको। तो इसलिए वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो हमको ही थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा उनके इसमें, कि ऐसी हम्म। चीजें नहीं होती है, ऐसी चीजें करो तो ये होगा। मतलब हमको ही जो है वो उनमें थोड़ा सा लो इसमें जाके देखना पड़ेगा कि मतलब कुछ नहीं होता है, आप यही करो तो यही होगा, ये सारी चीजें। और उनको इम्पोर्टेंट समझाना पड़ता है उनके ये कंसल्टेशन का, कि समझाना वो पड़ेगा। डॉक्टर की कंसल्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बराबर, वो कंसल्टेशन फीस है ना डॉक्टर की, वो बचाने के लिए वो पेशेंट टेक करता है। बराबर, कंसल्टेशन फी ना देनी पड़े इसलिए करते हैं पेशेंट, मैंने देखा है फील्ड पे काम करते हुए। तो ऐसे ऐसे सामना करना पड़ता है, तो उनको जब समझाते हैं ना हम, तो समझ जाते हैं पेशेंट। ऑलरेडी बेचारा पेन से परेशान होता है, तो वो बोलता है कि ये अभी परेशानी क्यों बढ़ाओ, इससे अच्छा डॉक्टर के पास जाता हूँ, जाओ। डॉक्टर अच्छे से समझा देगा मेरे को। बराबर, बराबर सर। सर अगर आपके पास भी बहुत ही जो है वो अच्छा फील हो रहा है कि आपसे जो भी बहुत सी जानकारी मिली है मुझे, और हमारे जो भी दर्शक अभी हमको देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, सभी आपसे जो है वो अभी जुड़े हुए हैं। तो सबसे मतलब थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगा आपसे सब कुछ बातें करके। और अगर आपके भी पास में कुछ क्वेश्चंस है, कि आपके इसमें भी आते हैं, कोई आंख वाले पेशेंट आते होंगे, आंख से कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो उसमें भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है जो कि मुझसे आप क्लियर करवाना चाहते हैं, या तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ओके, आपको डीप में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सर प्लीज आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर। ओके। मतलब मेरा यदि आए सर। पहला क्वेश्चन ये था, मेरा मेरा पहला ही क्वेश्चन था आपसे कि मतलब आपने जैसे कहा कि अ, हमारी आईज को यूवी रेडिएशन से मतलब बहुत धोखा है। वो धोखा मतलब वो डेंजर, वो डिवाइसेस से ज्यादा है या उससे कम है? अच्छा, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं सर कि जो भी सन से लाइट आती है, या तो जो भी हमारा जो डिवाइसेस UV होते लाइट। हैं उनसे जो भी लाइट आती है, तो वो कितने तरीके से हमारी आंखों को हार्मफुल है, या तो कितने ज्यादा तरीके से हमको जो है वो हमारी आंखों को खराब कर रही है। एम आई राइट सर? यस सर। तो कुल मिला के जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो भी, अभी आप मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने चश्मा क्यों पहना है, ये भी आप मुझसे हम्म। एज अ गुड हैबिट बोल के यस, क्वेश्चन कर यस। सकते हैं। तो ये चश्मा सिर्फ चश्मे का नंबर लगा है, या तो आँख के डॉक्टर के पास जाकर के चश्मा लगा है, इसीलिए ही आपको नंबर का चश्मा पहनना जरूरी है, या तो इसीलिए आपको चश्मा पहनना जरूरी है? तो ये साफ साफ मैं मेरी तरफ से गलत है ऐसा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ चश्मा पहनना ही बड़ी बात नहीं है, बराबर ना? या तो चश्मा पहना है तो आपको नंबर बढ़ेगा नहीं,
आपको जितना नंबर है उतना ही रहेगा या तो उससे कम होगा, या तो जो आपने चश्मा पहना है, चश्मा पहनने के बाद आपकी आंखों को कोई भी जो है वो धोखा नहीं होगा, कोई भी आंखें आपकी जो है वो खराब नहीं होगी। ऐसी चीजें है ना अपने दिमाग से सबको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर नए सिचुएशन को समझ के, हर नई सिचुएशन को अपने अंदर अप्लाई करके, उससे रिलेटेड चीजें जो है वो क्या होने वाली है, क्यों होने वाली है और क्यों होती है, ये सारी चीजें जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आपने बोला कि यूवी जो है उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बोलते हैं। सन के, अगर आप अभी भी जाकर बाहर देखोगे ना तो गूगल पे भी जाके सर्च करोगे, टुडे यूवी इंडेक्स गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो उसमें आपको कुछ इंडेक्स दिखाई देगा कि अभी जो है वो आप पुणे शहर में शायद रह रहे हो महाराष्ट्र में, मैं जो है वो नासिक महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, गुजरात में रह रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात में। तो जो भी चीजें हैं जहाँ पे भी आप हो, उस इन्वायरमेंट का आप टुडे यूवी इंडेक्स करके आप सर्च कर सकते हो। वो यूवी इंडेक्स अगर 6 से ज्यादा है, 6 इंडेक्स से ज्यादा है, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। आप बिना चश्मे के बाहर निकलना मतलब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जितने से भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मैं थोड़ा सा और सिम्टमेटिकली थोड़ा सा जाकर थेरोटिकली जाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा आंखें है उनको किस तरीके से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, मोबाइल हो गई, उनसे हमको धोखा होता है। तो मेरे पास, मैं अभी क्लिनिक में ही बैठा हूँ, तो मेरे पास जो है वो आंख का पूरी तरीके से डायग्राम भी है। तो इस तरीके से मैं आपको अभी जो है वो दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हमारी आंखों को जो है वो नुकसान अभी हो रहा है। ठीक है? अब जो भी यूवी है या तो जो भी मोबाइल कंप्यूटर के लाइट है, इसको हम जो है वो टॉर्च के जरिए भी पहचान सकते हैं कि किस तरीके से हमारे आंखों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो है हमारी आंख की डायग्राम है, जैसे कि हमारी आंख होती है ठीक उसी तरीके की। आई होप कि आपको जो है वो मेरा स्क्रीन अभी विजिबल होगा, बराबर। यस यस। तो ये जो हमारी आंख है ना, ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है वो जैसा कि मैंने बताया आपको कॉर्निया है। तो ये जो कॉर्निया है इसमें पावर होता है +45, मतलब लगभग 60 में से 45 पावर इसका ही होता है। तो ये अगर आपको बचाना है, इसके ऊपर अगर आप ये ऐसा ऐसा लाइट डाल दोगे, डायरेक्टली ये लाइट क्या हो जाता है, अपनी कॉर्निया पर गिरता है। या तो जो सन का लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरता है, अपनी कॉर्निया पर। जैसे ही वो कॉर्निया पर गिरता है, इसमें कोई भी बीच में मीडियम नहीं है, बराबर ना। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर से लाइट क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर चला जाता है। जैसे ही आंखों के अंदर चला जाता है, तो जैसे आंखों के अंदर चला जाता है, आंखों के अंदर चली जाने के बाद हमारे आंख के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कुछ पार्ट्स होते हैं। लाइक हमारा लेंस हो गया, हमारे जो कोराइड की लेयर्स है वो हो गई, हमारे रेटिना हो गया, ये सब लेयर्स। तो इसके अंदर बीच में ना ये रेटिना वाला जो बाहर अंदर वाला पार्ट होता है यहाँ पर, तो इस पर क्या होता है, बाहर से लाइट आके गिरती है। जैसे ही गिरेगी, ये कैसा है, लाइट सेंसिटिव है। अब ये लाइट सेंसिटिव होने की वजह से इसके अंदर कुछ फोटो पिगमेंट्स होते हैं। वो फोटो पिगमेंट्स अगर खराब हो जाते हैं और फोटो पिगमेंट्स के अंदर डायरेक्टली अगर लाइट पड़ती है, तो वो जो लाइट है वो क्या हो जाती है, उन सेल्स को डेड कर देती है, उनको मार देती है पूरी तरीके से। और जैसे कि हम अगर एक आध बार में मर जाते हैं, तो हमारी जैसे रिकवरी नहीं है ना, ठीक उसी तरह वो जो अंदर के फोटो पिगमेंट सेल्स होते हैं, या तो जो भी रॉड्स एंड कोन सेल्स जिसको हम बोलते हैं, उनकी भी रिकवरी नहीं है। एक बार वो डेड हो गए तो वो डेड ही हो गए, उसके बाद में रिकवरी उनकी नहीं है। तो क्या हो जाता है, लाइक 120 या 130 मिलियन अगर रॉड्स कोन सेल्स है, तो उनमें से एक आध सेकंड अगर आपने मोबाइल देख लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, एक रॉड जो सेल है उसमें से वो मर जाएगा। आधे घंटे देख लिया उसमें से 500 या तो 1000 मर जाएंगे। और 2 दिन आपने देख लिया उसमें से 1000 2000 मर जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्टेप आएगी कि वो जो 120 मिलियन, जो 120 लाख जिसको हम बोलते हैं, वो कभी ना कभी डेड होने वाले हैं। तो जब भी डेड होंगे, इट इज कॉज बाय योर ब्लाइंडनेस। तो आपकी जो आंखें है वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाएगी। अब ब्लाइंड होने के बाद में उनको पता चलता है कि नहीं यार, हम जो है वो 1 सेकंड के लिए मोबाइल देख रहे थे, 2 मिनट के लिए मोबाइल देख रहे थे, 2 दिन के लिए देख रहे थे, 2 महीने के लिए देख रहे थे, उसमें से हमको कितना ज्यादा अभी नुकसान हो गया। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, पूरी तरीके से बाल्टी अगर भर गई अभी, तो उसमें दिक्कत वाली बात है उसको ठीक करना। एक आध बूंद अगर गिरती तो उसके बाद में आप ठीक कर सकते थे। तो ठीक उसी तरह हमारी जो आंख होती है, उसको अगर आपको ठीक करना है, या तो उसको अगर आपकी आंखों को अगर केयर करनी है अच्छी तरीके से, तो आपको जो है वो इसके आगे अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करने वाला, या तो उसके जो रेज आने वाले उसको रिफ्लेक्ट करने वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, जिसको हम यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा भी बोल सकते हैं।
ओके। तो या तो अल्ट्रावायलेट रेज के जो भी रिफ्लेक्शन आएगा 380 वाला हो सकता है, 400 वाला हो सकता है, या 420 यूवी वाला हो सकता है। उसमें से आप कोई भी जो है वो चश्मा आप जो है वो पहन सकते हो उसमें से लेंसेज। तो ये चश्मा पहनने के बाद क्या हो जाता है, लाइक मैंने जो अभी चश्मा पहना है, ये चश्मा जैसे आप पहनते हो ना, तो यहाँ से अभी जो हम कंप्यूटर पीसी पे बैठे हैं, तो यहाँ से जो भी रेज आएंगी आपकी कहाँ पे गिरेगी, आपके चश्मे के लेंस पे। तो यहाँ पे गिरने के बाद जो भी रेज आएंगी 99.99% क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापिस चली जाएगी, हमारी आंख के अंदर नहीं जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो अंदर की सेंसिटिव पार्ट्स है, लाइट सेंसिटिव, तो वो क्या हो जाएंगी, मरने से बच जाएंगे। डेड सेल जो होती है ना, वो सेल्स डेड होने से बच जाएंगे। तो जैसे ही बचेंगे, अभी तो आप देख रहे हैं कि कोई भी जो यह 40 के पहले पहले ही सब जो नंबर्स है वो अभी लग गया है सभी को ही। 40 के पहले पहले लग जाते हैं। वो क्यों लगते हैं, क्योंकि हम जो भी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें करने वाले, या तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ प्रोटीन्स लेते हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती है, या तो हमारी आंखों की जो एक्सरसाइज होती है वो कुछ नहीं कर रहे, या तो हमारी बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर रहे, या तो ऐसे यूवी प्रोटेक्ट चश्मे जो है वो नहीं पहन रहे। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो कि जिस डिसीज हो गया, तो जो रिफ्रैक्टिव हो गया, उसी के हिसाब से हम लोग जो है वो बताते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि यूवी को बचाने के लिए हमको अल्ट्रावायलेट चश्मा जो है वो पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वाला चश्मा भी बोल सकते हैं। बराबर, एआरसी कोटिंग वाला चश्मा जो है वो भी आप पहन सकते हो। वो पहनने के बाद आपको कंप्यूटर भी यूज करोगे या तो लैपटॉप यूज करोगे या तो सन में भी अगर घूमोगे, तो भी बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा ही फील होगा, और आपकी आंखें जो है वो खराब होने से बच सकती है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। यस यस सर। मतलब आंखों का प्रिकॉशंस यूवी रे से रखना, मतलब बचाए रखना बहुत जरूरी है हमारे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर। अब जैसे मेरे फैमिली में बहुत से मतलब रिलेटिव्स में कोई मेंबर है, उनको चश्मा है और उनकी एज 35-40 के आसपास है। तो उनका क्या है, मतलब उसका सिर दर्द हमेशा रहता है उनको। ओके चश्मा है, चश्मा है तभी भी उनको सिर दर्द रहता है। ओके अभी पेन किलर लिया तभी उतना फर्क पड़ता है, फिर वो उनका मतलब उनका डेली जो लाइफ है वो ब्लू लाइट से जुड़ा हुआ है, इंटर कनेक्टेड है वो। ओके ओके उससे दूर नहीं रह सकते वो, जो कि आईटी में काम करते हैं, आईटी कंपनीज में काम करते हैं, या जो जो भी उनका काम मतलब ब्लू स्क्रीन पे ही चलता है दिन भर का काम। ओके ओके ओके। तो तो वो उनको मतलब सिर दर्द हमेशा रहता है, मतलब ये क्यों होता क्यों है? अभी सर मैं चश्मा भी उनका, पहना है तो। हाँ हाँ, जैसा कि आपने कहा उनको सिर दर्द तो हमेशा रहता ही है, और उनका एज अराउंड आपने बताया 35 36 उनका एज है, हाँ, बराबर। 35 और उनको कुछ ओकुलर हिस्ट्री वगैरह कुछ है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन? ऑक्यूलर हिस्ट्री नहीं, वैसा कुछ मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट नहीं, नहीं ओके। ऐसा तो तो कुछ मेजर हिस्ट्री नहीं है। यस यस सर, मुझे खुशी होगी सर आपकी फैमिली का है तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताने के लिए। तो हम अभी भी जो है ना वो प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या चीजें होती है। हमारी जो भी आंख है ना सर, तो आंख को अगर हमको अच्छी तरीके से घुमाना है हर जगह पे, मान लो मुझे ऊपर का देखना है तो मुझे ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, राइट देखना पड़ेगा, हाँ, लेफ्ट देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब भी हम देखते हैं ना, तो ये जो मसल्स होती है हमारी आंखों की, अगर मुझे हाथ अभी है तो हाथ भी क्या किसी बोन से कनेक्टेड है, कोई मसल से कनेक्टेड है, उसमें भी ब्लड हाँ, वेसल्स और वो सारी चीजें सब जुड़ी हुई है। जैसे एक अगर मुझे ये हाथ की अगर ये जो उंगली है, फिंगर पेज है, उसको भी अगर मुझे हिलाना है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक उसी तरह अगर हमारी आंखों को देखना भी है, हालांकि देखने का काम हमारे लेंस का और कॉर्निया का ही है, लेकिन ये वाला जो हमारा पूरा आँख है, हमारा जो ऑर्बिट आँख के अंदर बैठा हुआ होता है, तो उसको भी पकड़ने के लिए कुछ मसल्स होती है। थोड़ा-सा थ्योरेटिकली मैं आपको लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो मेडिकल पर्सन है इसलिए आप समझ जाएँगे, ठीक है? तो ये जो आँख होती है हमारी, वो कुछ मसल्स ने पकड़ के रखी हुई होती है, ठीक है? उसको हम 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी बोल सकते हैं, ओके? तो 2 ऑब्लिक एंड 4 जो है वो रेक्टस जो मसल्स होती है, 4 मसल्स होती है। तो वो जो मसल्स है वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है हमारी आंखों को घुमाने के लिए। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ऊपर वाला मसल है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, और ये सबसे हमारा डाउन वाला है। ये जो चार आपको दिख रहा है, ये हमारी आंख के मसल्स है। मतलब आंख क्या करती है हमारी, अगर किसी को घुमाना है, दाएं घुमाना है, बायां घुमाना है, ऊपर नीचे अगर घूमना है, तो ये मसल जो है वो काम करती है, बराबर।
अब ये मसल जो होती है वो साइंटिस्ट लोगों ने या तो जो भी हमारे पर्सन है डिस्कवरी किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, उन लोगों के हिसाब से क्या है कि 40 के उम्र में ही जो पेशेंट होते हैं उनको नजदीक का चश्मा लगता है। अब ये नजदीक का पावर क्यों लगता है? क्योंकि ये जो मसल्स है ये 40 के बाद के पेशेंट में, तो 40 की जब उम्र हो जाती है उसके बाद में ये मसल जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये वीक हो जाते हैं उसके दौरान थोड़ा 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 फिर चश्मे का नंबर लग जाता है। और जैसे ये वीक हो जाते हैं हमारी आंखें जो होती है किसी भी चीज के को देखने के लिए इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, इतना ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाती है। इसीलिए जो 40 की उम्र होती है उससे पहले पहले अभी जो है वो नंबर लगना स्टार्ट हो चुका है। तो आपके जो भी आपने फैमिली में जो भी पेशेंट का अभी मुझे जो है वो हिस्ट्री बताई है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन बताया है, तो उसमें मैं 100% ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि उनका, जैसे कि आपने बताया कि ब्लू रेज के ही इसमें उनका बहुत ज्यादा काम है। जो भी ब्लू रेज आती है कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, उन्हीं के इसमें थोड़ा सा ऑफिशियल उनका जो है वो काम है। लगभग हो गया 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, उसके हिसाब से काम है। तो वो जो भी काम है ना वो नजदीक का काम कर रहे हो, बराबर। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी आपको जो है वो सेंटेंस बताना जरूरी समझूंगा कि हमारी जो आंखें होती है ना वो आंखें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का, मतलब दूर का देखने के लिए ही बनी होती है, ना कि नजदीक का। नजदीक का देखने के लिए हमारी आंखें नहीं बनी हुई होती है, बराबर। और कोविड के बाद में तो जो भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर अभी तो बूढ़े सब लोगों को डिजिटली सब कुछ पता चल चुका है। डिजिटल डिवाइसेस क्या क्या है पता चल चुका है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, पीसीज पे आ गए हैं। तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है जैसा होना नहीं चाहिए। हमारी आंखें दूर का देखने के लिए बनी है, देख रहे हैं हम नजदीक का। हमारी आंखें जो है वो लाइट सेंसिटिव है और ज्यादा लाइट में नहीं जाना होता है। या तो हमारे जो आंख के अंदर वाले रॉड कोन सेल्स है या तो जो भी हमारे आंख के पार्ट है वो लाइट से जो है वो डेड हो जाते हैं, लाइट में जाना नहीं है। उससे उल्टा ही कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लाइट में जा रहे हैं, सन में जा रहे हैं। सॉरी। और क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल कंप्यूटर के आगे जो है वो बैठ रहे हैं। तो ये दो भी चीजें हैं। सबसे पहली कि हमको नजदीक का नहीं देखना होता है, नजदीक का ही देख रहे हैं। 2 घंटा 3 घंटा ठीक है, लेकिन 10-10 घंटा देख रहे हैं। तो ये भी कारण कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है कि उनका हेडेक और उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है। तो उनको चश्मा पहनना भी जरूरी है। अगर आप चेक करवा के आए होंगे तो उनको जो है वो नजदीक का चश्मा अभी लग गया होगा। और सेकंड जो पॉइंट है उसमें से कि जो भी हमारी आंखें होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेड हो जाते हैं। तो वो डेड जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे उतना उतना उनको क्या हो जाएगा, कम नजर आएगा। और जैसे ही ये मसल्स है वो जैसे ओके। जैसे वीक होते चले जाएंगे, उनमें ही 40 के जो पीछे वाले एज है, 39, 38, 37, 35, उस एज में भी उनको जो है वो नंबर और हेडेक जैसा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो इस पे कारण जो है वो कुल मिला के आप क्या, अगर समझना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा पहनना पड़ेगा, बहुत नजदीक का काम नहीं करना है। और उसमें एक जो है वो इसमें मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि अगर आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल या तो अपनी आंखों को बहुत अच्छी तरीके से विजन अगर आपको देनी है, लाइक हमको अगर हमारी हेल्थ को अच्छी करना है, तो सबसे पहले हमको सुबह सुबह उठ के क्या करना पड़ता है, जॉगिंग करना पड़ता है, रनिंग वगैरह करना पड़ता है। आप जिम के लिए जाते हो, मसल जो अपने स्ट्रांग करते हो, जैसे आप अपनी बॉडी के लिए करते हो ठीक उसी तरह आपके आंखों के लिए भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आंखों के लिए करने के लिए सिंपली मैं 1-2 मिनट में आपको जो है वो स्टेप बता देता हूँ। कोई भी आपको पेन या आपको हाथ में कुछ भी चीजें जो है वो आप ले सकते हो। उसको आपको आपके आंखों के सामने सेंटर पे लगाना है। जैसे आप सेंटर पे लगाओगे आपकी आपकी जो नेक है उसको सीधा ही रखना है, उसको किसी भी तरीके से मूव नहीं करना है। और आपका जो पूरी तरीके से हाथ है वो आपको हाथ आगे रखना है। और ये वाला जो निब आपको दिख रहा है ना, पेन का हो सकता है, पेंसिल का हो सकता है, या अपना अंगूठे का हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली देखना है। इसके ऊपर आपको देख के क्या करना है, ये वाला जो पेन है उसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली क्या करना है, अपर साइड में मूव करना है। जितना आप कर सकते हो उतना करना है। आपका नेक जो है वो उसको आपको नहीं घुमाना है। फिर से उसी सेंटर पे आना है। उसके बाद में आप नीचे जो है वो ट्राई कर सकते हैं। नीचे ट्राई करने के बाद सिंपली आपको फिर से वहीं पे आना है। वहीं पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में मूव करना है। आपकी नेक जो है वो नहीं मूव होनी चाहिए। फिर से वहां पर सेंटर पे लाके आना है। फिर आप दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं। दूसरे हाथ से पकड़ने के बाद आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है। ओके। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इससे क्या होता है, अपनी आंखों की जो
मसल्स होती है ये कुछ तरीके से स्ट्रांग हो जाती है, उनको भी हर दिन के लिए आदत बन जाती है कि नहीं अभी जो है वो व्यायाम करना ज़रूरी है। अगर व्यायाम करेंगे तो उनके जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है कंस्ट्रक्ट एंड डायरेक्ट हो जाने की या तो कम ज़्यादा हो जाने की, तो वो क्या होती है उनको चालना मिलने की वज़ह से, हर दिन एक्टिव रहने की वज़ह से वो जो मसल्स की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा एज तक उनको जो है वो अच्छी तरीके से रह सकती है। तो ये भी एक एक्सरसाइज हो सकता है। दूसरा है कि बहुत बार आप अगर कंप्यूटर मोबाइल पे काम कर रहे हो या तो कहीं पे भी घूम रहे हो तो एक 15-20 मिनट में या तो एक आध 2 घंटे में आपको ठंडा सा पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लेना है। हालांकि थोड़ा सा गर्म पानी आप ले सकते हो, जो गुनगुना पानी होता है वो ले सकते हो। वो लेने के बाद आपको सिंपली वॉशरूम तो होता ही है हर ऑफिस में, हर घर में वगैरह सब में, तो वहां पे जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है आंखों में और ऐसे पानी को अपनी आंखों में लगाना है। तो ये भी चीजें आप कर सकते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज हो सकती है वो है अपनी कि हर टाइम पे कम से कम हमारी आंखों को, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारी आंखें जो है वो नजदीक का देखने के लिए नहीं बनी है। तो हमको क्या करना है, हर 20-20 मिनट में, जैसे कि 20-20 रोल हम उसको बोलते हैं, तो हर 20 मिनट में या तो हर 30 मिनट में आपको क्या करना है, उस स्क्रीन से जो भी आप वर्ड देख रहे हो, हालांकि मैं आपको अभी देख रहा हूँ, तो आप में से जो है वो मेरी नजर हटा के मुझे ऐसे सिंपली कहीं पर भी ऐसे ही देखना है, ऐसे ही बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस को, या तो बहुत सारे ऐसी चीजें करनी है, कुछ अलग से काम करना है, या तो शांति से सब कुछ करके ऐसे शांति से 1 मिनट के लिए बैठना है आपको आंखें बंद करके ऐसे। ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो आंखें है वो रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। जो हमारी आंखों की एकोमोडेशन पावर होती है, जो आंख हमारी होती है, उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। एकोमोडेशन जो है वो कांस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा, कोई भी दिक्कत उसको नहीं आएगी, कोई भी स्ट्रेस उसको नहीं आएगा। ये जो मसल्स है ये बहुत ज्यादा तरीके से फोकस कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। अगर रिलैक्स हो जाएगी तो फिर से वो उठ के नए दिन के जैसे हम शुरुआत करते हैं स्नान करके, थोड़ा सा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अपनी आंखों को भी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं। या तो आप कहीं पे 1-2 मिनट के लिए घूम के आ जाओ, किसी से कुछ बातें करो, किसी से कुछ पूछ के आओ, पानी वगैरह पियो, अगर आपके पास में कुछ फ्रूट्स है या तो बादाम वगैरह, काजू बादाम खाते हैं तो वो खा के आओ, कुछ पानी पी के आओ, कोई भी चीजें जो है वो आप उसमें कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके आपने आपका जो भी क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको उनका उसका आंसर जो है वो अच्छी तरीके से मिल गया होगा। यस, एब्सोल्युटली। यस तो यस। ये आफ्टर ऑल ये था कि हम हेल्थ का मतलब आंखों की हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज से। हम्म। अच्छा डाइट भी ले सकते हैं हम उसमें, लाइक प्रोटीन्स विटामिन भी यस ले सकते यस हैं, यस। फाइबर भी ले सकते हैं। यस और सर। फाइबर इज द मोस्ट, आई थिंक फाइबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मोस्ट फॉर आवर आई। हाँ हाँ। और नेक्स्ट पार्ट ये मुझे पूछना था कि मुझे मतलब ऐसा जनरल सवाल पड़ता है कि मैंने उसके बारे में रिसर्च भी बहुत किया है। ओके लैक ऑफ स्लीप ये नाम का एक बुक पढ़ा है मैंने, लैक ऑफ स्लीप। ओके। तो ये मेडिकल साइंस पे टोटली डिपेंड है। तो मैं मतलब बहुत से डॉक्टरों को भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे सेटिस्फाइड ऐसा कोई आंसर नहीं मिला। आई होप यू ओके। कैन गेट गिव मी। या। तो हमारे लिए एक अच्छा पीरियड क्या होता है सोने का, मतलब जिससे हमारी आंखों को भी आराम मिले और हमारे मतलब बॉडी को भी डिस्टर्ब ना हो पूरी। समझ लिया, आज आप सिर्फ 3 घंटा सोए आज, तो आपको पता है अगला दिन कैसे जाने वाला, टोटली डिस्टर्ब जाएगा। आंख भी मतलब आंख से टोटल यॉर्निंग होगी और पानी गिरेगा, मतलब पानी आएगा उसमें से। तो मतलब क्या कर सकते हैं उस टाइम पे हम हमको अगर स्लीप रोकनी है, हमको कॉन्शियसली काम करना है, हमको लेजीनेस को दूर भगाना है, मतलब आई की तरफ से क्या कर सकते हैं अब अभी। उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारी जो आईलैशेस हो जाती है ना वो बहुत भारी हो जाती है, हम रोक नहीं पाते। हम जैसे भी थोड़ी रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो हम नींद में लगने जाते हैं, हमको नींद लगने लगती है। या कोई भी बोरिंग लेक्चर चल रहा है या फिर हम थोड़े भी रेस्ट पोजीशन में अभी बैठे, तो हमको नींद आने लगती है। तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? जैसा कि सर आपने बताया, सबसे पहले थैंक फॉर दी ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपने मुझ पर ट्रस्ट किया कि आपको इस सवाल का जो जवाब है वो मुझसे मिल सकता है। 100% मैं प्रयत्न करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आपको इस सवाल का जवाब मैं दे सकूं। तो कुल मिला के आपको ये जानना है कि ये नींद होती क्या है, बराबर ना? नींद होती क्या ओके। है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए। उसके बाद में हमको सवाल पढ़ना चाहिए कि नींद कितने घंटे की होनी चाहिए। अगर हमारा आरोग्य है या तो हमारी हेल्थ है, उसको अगर नींद चाहिए, या तो उसको अगर अच्छे से दिन भर पूरी एनर्जी के साथ और कोई भी थकान ना हो, अगर ऐसा काम करना है,
तो उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी रात वाली नींद जो है वो कर सकती है पूरा। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी थकान होती है, तो वो थकान दो तरीके की हो सकती है। एक तो फिजिकल हो सकती है, दूसरी जो है वो मेंटली जो है वो थकान हो सकती है। अब मेंटली थकान आपको कैसी आएगी कि आपने मान लो बहुत ज्यादा स्टडी कर लिया, या तो कोई भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कहीं से ढूंढ रहे हो, या तो किसी ने कुछ आपको अनाप शनाप बोल दिया तो उसके ऊपर आपका दिमाग जो है वो जा रहा है, उसी के ऊपर आप जो है वो चर्चा कर रहे हो, तो अपने दिमाग में कुछ विचार कर रहे हो, कुछ थिंकिंग आप जो है वो कर रहे हो। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, कोई भी चीजें हो सकती है। ये जो हो गई वो हमारी थिंकिंग जो है वो मेंटली थिंकिंग हो सकती है। सेकंड इज द फिजिकल जो होती है। तो फिजिकल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपने सुबह 7 बजे उठे हो, जैसा कि खेती करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस में जाने वाले लोग होते हैं, या तो किसी कंपनी में जाने वाले लोग होते हैं, जो कि थोड़ा सा भारी भरकम जो होता है वो कुछ चीजें उठाने का काम कर रहे हो। तो सुबह से लेकर रात तक अगर वो काम करते हैं तो वो जो फिजिकली है वो उनकी वो थकान आ जाती है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो अभी काम करना बंद कर देती है। तो ये दो टाइप के जो है वो थकान हो सकते हैं। लेकिन ये जो ये दोनों में भी अगर आप एक कॉमन शब्द निकालोगे तो वो है थकान, वो है लेजीनेस। तो लेजी हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको दो टाइप से जो है वो थकान आ जाती है। तो इस थकान को अगर आपको हटाना है, या तो इस थकान को थोड़ा सा आपको ब्रेक देना है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी नींद होना, या तो आप सोने के लिए जाना। बराबर, जैसे ही आप बहुत दिन की थकान है या तो बहुत दिन में आप कर रहे हो, तो आप सोने के लिए आप जाते हो। अच्छा, सोने के लिए जाने से पहले आपको डाइट लेना बहुत जरूरी है, या तो खाना खाना बहुत जरूरी है। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है नींद आने में, कि आपने नींद आने से पहले 2 घंटे क्या खाया है। क्या खाया है इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो खाया है आपने कितनी क्वांटिटी में खाया है, और उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर दिन की क्वांटिटी में ही खाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, रात के समय में मैं सिर्फ 30 और 40 ग्राम जो है वो प्रोटीन युक्त जो है वो कुछ चीजें खा रहा हूँ, तो उतना ही खाए। अगर ज्यादा खाओगे तो पेट में गड़बड़ी होगी, कम खाओगे तो रात के टाइम 2-3 बजे भूख लग जाएगी, इसकी वजह से आपकी नींद जो है वो पूरी तरीके से नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भी उसमें इतनी ही ज्यादा मैटर करती है। अब ये टाइम आ जाता है कि जो हमारी नींद होती है, या तो जो हमारी बॉडी होती है, उसके लिए नींद कितनी ज्यादा जरूरी है। ओके, या तो कितना घंटा हमको सोना चाहिए। तो इसका जो है वो अकॉर्डिंग टू जो पर्सन होता है या तो जो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हर किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि आपको 6 घंटे की नींद जरूरी है, हर किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, या तो हर किसी को 8 या 10 घंटे की नींद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हर किसी को आप उनके उनके हेल्थ के हिसाब से, उनके उनको कितना ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा तान तनाव वाला काम है, कितना ज्यादा वो काम करने के बाद थकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर उनका जो है वो नींद जरूरी होता है। लेकिन जैसा अगर आपको मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। अगर आपने सुना होगा सदगुरु जी का नाम, तो वो जो है वो रात में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा ही सोते हैं। बराबर, तो उनके लिए जो भी उनका चाल चलन है, जो भी उनकी दिन का शेड्यूल है, जो भी उनका सब जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी है। फिर भी वो क्या होते हैं कि जो है उनको थकान नहीं आती है, और ये सारी चीजें होने के बाद उनको जो आरोग्य है वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से है, बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की ही नींद लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है, या तो हमारा जो मेडिकल सभी डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, 7 घंटे की नींद जरूरी है। अगर कोई गर्भवती महिला है या तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से गुजर रही है, तो उनको 8 घंटे की, 9 घंटे की नींद भी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ पे चली गई? तो 3 घंटे की नींद भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे 9-9 10-10 घंटे भी आप सो रहे हो, तो फिर भी आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। जैसे कि आपने बताया जो आईलिड्स होती है, जो आईलिड्स होती है वो भारी भरकम हो गई है, ऐसा आपको लगता है। तो मतलब नींद जो है वो आपकी पूरी नहीं हो गई, अभी भी 10-10 घंटा सो रहे हो और फिर भी नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके हेल्थ के ऊपर भी जो है वो असर कर रहा है। बराबर, तो मुझे लगता है अगर आप इंटरेस्टेड है, मेरा खुद का जो शेड्यूल है, या तो मैं खुद कितना जो नींद है वो दिन की लेता हूँ, तो मैं आप लोग आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ओके, चलेगा, श्योर।
तो मैं जो हूँ ना सर, सुबह मैं उठता हूँ 4:30 या 5 बजे, ठीक है, 5 बजे का आप टाइम पकड़ लीजिए। जैसे ही मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठने के बाद जैसे कि हमको हर किसी को जरूरत है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वॉशरूम में जाना पड़ेगा, या तो जो भी पानी हम पीते हैं वो पानी पीना पड़ेगा, वॉशरूम टॉयलेट को जाना पड़ेगा, हमको जो ब्रश करना है वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। वो सारी चीजों के लिए हमारा आधा से पौना घंटा जो है वो चला जाता है। उसके बाद में मुझे आदत है थोड़ा सा घूम फिर के आइए, यहाँ वहाँ चलिए। जैसा कि पहले वाले लोग कहते थे कि खाना खाने के बाद शताब्दी करना बहुत जरूरी है। शताब्दी का मतलब क्या होता है कि 100 जो पाउंड होते हैं वो चलना जरूरी है। क्यों चलना जरूरी है? क्योंकि जो हमारा पचन होता है, जो डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है, जैसे कि पहले पहले आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मशीन है, वो करोड़ों की भी मशीन आप इसके सामने लगाओगे तो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी है उसकी मशीन है, तो इसकी कोई भी तुलना किसी भी आप नहीं कर सकते हो। तो इसको अगर डाइजेस्ट करना है, पचन करना है, तो आपको कम से कम 100 पाउंड जो है वो चलना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से मैं सुबह थोड़ा सा चलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद में जो है वो मैं आने के बाद में थोड़ा सा इनपुट जो हमारे अंदर जाना जरूरी है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, तो वो नॉलेज हमारे अंदर जाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बाद में थोड़ा सी पढ़ाई जो है वो कर लेता हूँ। उसके बाद में जो रेगुलर है थोड़ा सा डाइट, खाना पीना हो गया, नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद में कॉलेज को जाना होता है। उसके बाद में जो पर्सनल सभी चीजें हैं, प्रोफेशनल चीजें हैं, हालांकि लेक्चर्स हो गए, दिन में 4-5 लेक्चर्स मेरे हो जाते हैं, कॉलेज पे हो जाते हैं, यहाँ पे ऑफिस में हो जाते हैं, जो हमारा ओपीडी है उस पर एक आध लेक्चर हो जाता है। तो 4-5 लेक्चर मेरे हो जाते हैं, उसमें पूरा सब कुछ जो है वो 6-7 रात के बज ही जाते हैं। तो वहां तक जो है वो 7 बजे तक अभी हम जा चुके हैं। उससे पहले पहले दोपहर के 1 बजे से लेके 2 बजे तक 100% खाना खाते हैं। कितना भी ज्यादा काम हो, 1 बजे से 2, मतलब टाइम जो है वो खाना खाने के लिए भी हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो फिर जैसा कि आपने बताया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, ऐसी चीजें जो है वो हमारी बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पर जो है वो खड़ी हो जाती है। तो टाइम का जो है वो आपको शेड्यूल भी जो है वो खाना खाने के लिए करना पड़ता है। तो जैसे कि हम रात के 7 बजे तक अभी पहुंच गए थे, जैसे ही 7 बजे का टाइम हो जाता है, तो 7 बजे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार जो है वो अच्छी तरीके से बैठता हूँ, पानी वगैरह सब कुछ पी लेता हूँ। हर टाइम जो है वो दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए, इसका भी जो क्वांटिटी है वो आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछते हो तो कम से कम हमको 2.5 लीटर से ज्यादा पानी पीना है। आप हालांकि 5-6 लीटर तक जो है वो पी सकते हो, इतना ज्यादा आप हर दिन नहीं पी सकते हैं। अगर आपने मान भी लिया है हमारे दिमाग में कि नहीं अभी मैं तो 5 लीटर पानी पीऊंगा, तो एक आध दिन आप पी सकते हो, उसके बाद में नहीं पी सकते। तो 2.5 लीटर से ज्यादा आपको पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके शरीर का जो वेट है या तो शरीर का जो आपका एज है उसके हिसाब से। तो 7-8 बजे के बीच में जो है वो मेरा ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में जो है वो मैं थोड़ा रिटर्न कर लेता हूँ, थोड़ा सा लिखने का मुझे थोड़ा सा शौक है, तो थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूँ। उसके बाद में मेरा 8:30 बजे से 9:30 के बीच में जो है वो मेरा खाना खाने का वक्त है। तो खाना खाने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज हर दिन करता रहता हूँ, थोड़ा सा डिप्स मार लिया, या तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लटक गया, मेरा थोड़ा सा हाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा लटक जाता हूँ, मतलब ऐसी चीजें जो है वो मैं करता रहता हूँ, मतलब हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद में 8:30 से 9:30, 9:15 बजे तक मेरा खाना हो जाता है। आपको सोने से पहले कम से कम 1.5 या 2 घंटा खाना खाना ही चाहिए। ओके, अगर आप खाते हो तो उसके बाद में जब आप नींद लेते हो तब आप हेवन में चले जाते हो नींद के टाइम पे, बराबर, मतलब अच्छे से नींद आ जाती है आपको। तो इससे पहले 9:15, 9:30, 9 चुक जो है वो मैं खाना खा लेता हूँ। और जब भी मुझे सोने का टाइम है ना, इससे पहले मैं 1 या पौना घंटा अनकॉन्शियसली जैसे मैं अपनी ब्रेन की ग्रोथ कर सकता हूँ, और अनकॉन्शियसली मैं जैसे अपने हेल्थ की ग्रोथ कर सकता हूँ, उस तरीके की सारी चीजें करता हूँ। लाइक अगर आपको पता होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट और इस दुनिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर जो है संदीप माहेश्वरी सर, तो उनका जो है वो रात को सोने से पहले में एक वीडियो है, नाइट एफिलिएशन करके। तो नाइट के समय में वो मैं चीजें करता हूँ कि हम दिन में क्या किया क्या नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है वो अनकॉन्शियसली, हाँ अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं क्या हो जाती है हमारे दिमाग में, सब कुछ चीजें जो है वो अच्छी अच्छी किस तरीके से किया जा सकती है, या तो अपना जो भी शेड्यूल है अगर आप गलत भी जा रहे हो तो वो जो इंफॉर्मेशन अपने अंदर जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए सोने से पहले जो भी आप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आप सोचोगे, जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे, वही आप पाओगे। तो इसीलिए जो भी आपको इन फ्यूचर में करना है
वो चीजें आपको उस रात से पहले, सोने से पहले आपको सारी चीजें अपने दिमाग में डालनी जरूरी है। और जैसे ही ये सब कुछ चीजें हो जाती है, रात के समय में थोड़ा सा मुझे दूध पीने का थोड़ा सा ये है, तो मैं कहीं ना कहीं से दूध अरेंज कर लेता हूँ। हालांकि मैं अभी बैचलर हूँ, कहीं ना कहीं बाहर रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो दूध कहीं से भी आप ला सकते हो, उसको थोड़ा सा उबाल के जो है वो पीकर जो है वो सारी चीजें कर सकते हो। तो सोने से पहले मैंने जैसे आपको बताया, 1 से 1.5 घंटा आपको खाना खाना है। और सोने से पहले जैसे ही आप बेड पर चले जाते हो सोने के लिए, उससे पहले आपको 15 से 20 मिनट सब कुछ भूल जाना है जो आपने आज के दिन में किया और आज के बाद में करने वाले, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लाना, एकदम रिलैक्स स्टेट में अपने दिमाग को लाना है और एकदम बिंदास जाके आपको सोना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पाओगे कि आपको 100% अच्छी नींद आ रही है। कोई भी जो आपकी आईलिड्स है या तो कोई भी हमारी बॉडी की जो थकान है वो आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के आपको जो है वो नींद 11 बजे से लेकर के 4, 4:30, 5 बजे तक की भी आप अगर नींद लेते हो, 4:30, 5 या 5:30, 6 घंटे की, तो बहुत ही ज्यादा नींद हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो। और अगर आप दिन में कुछ भी काम करते रहते हो, रात के में कभी भी खाना खाते हो, कभी भी पानी पीते हो, कभी भी कुछ भी करते हो, तो ये चीजें आपके ऊपर वर्कआउट नहीं करेगी। ये जो एक्टिविटी आप करोगे तो आपको कोई भी फायदा इसमें से होने वाला नहीं है। तो फिर ओके। आपको जो है वो आईलिड्स की थकान होगी, आपको हेडेक का प्रॉब्लम होगा, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम आपको हो सकता है भगवान ना करे हो, लेकिन सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकते हैं अगर आप ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली अपने जो शेड्यूल है उसमें आप नहीं लाओगे तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नींद का अगर आप लेते हो तो सफिशिएंट, हमारे बॉडी को जो नींद है वो 3.5 4 घंटे से लेकर के 6.5 या 7 घंटे तक की नींद जो है वो बहुत ही इनफ हो जाती है। हालांकि जो गर्भवती महिला है या तो बहुत ही बीमार एक आध पर्सन है जो कि उठ नहीं पाता है, या तो किसी का कोई ऑपरेट हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा 1 आध 2 घंटा अगर ज्यादा नींद लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो नींद का समय है वो आपको कभी भी अगर जो बोलते हैं ना, शक्कर जो होती है वो स्मॉल पॉइजन है, थोड़ा सा जहर ही है, हम्म। वो हम हर दिन के इसमें खा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो एडवांटेज सॉरी डिसएडवांटेजेस हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हम अगर दोपहर के टाइम पे नींद ले रहे हैं ना, तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा। ये सबसे डिसएडवांटेज वाला सेंटेंस है कि आपको नहीं लेना है दोपहर की नींद। अगर आप दोपहर की नींद लेते हो तो आपको 100% जब आप उठते हो ना, तब आपको थकान सा महसूस होता है कि यार अभी नींद नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सोने का टाइम जो होता है वो रात का समय ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं या तो नाइट के समय पे ही काम कर रहे हैं, दिन भर सोते हैं और नाइट पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये चीज जो है वो अगर पॉसिबल हो तो आपको जो है वो आपका नाइट का समय उसको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके? क्योंकि यूनिवर्स ने, हमारी सृष्टि ने क्यों दिया है कि रात के समय में ही सो, रात के समय में भी हमारा सन जो होता है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं होता है, या तो हमारे इसमें लाइट क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो जितना प्रहर 12 घंटे का आपको काम करने के लिए दिया है, उतना ही प्रहर आपको कुछ टाइम के लिए सोने के लिए भी दिया है। तो जितना इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट आपकी सारी चीजें ग्रो करने के लिए चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको अगर हेल्थ अच्छी सी करनी है तो आपको नींद भी उतनी ही अच्छी सी जरूरी है। आई होप कि सर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। यस यस यस। सो सर, आपका एक और क्वेश्चन था, आपका मेन इंटेंशन क्या है ये तो हेल्थ अवेयरनेस का, मतलब ये जो सेशन आपने रखा आज तो। यस यस, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन सर। ये इस क्वेश्चन का जो है वो बहुत सारे लोग पूछते हैं। इससे मेरा मोटिव जो है ना सर, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मोटिव है कि जो लोग हैं ना सर वो अवेयर नहीं है। कितना भी आप बताओ, आप जो है वो अभी लाइक हम फ्रेंड भी बोल सकते हैं, आप फ्रेंड भी हो मेरे, या तो जो भी मेरे फ्रेंड है, जो भी मेरे रिलेटिव है, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनको मैं कितने भी अच्छी तरीके से भी अगर बताता हूँ ना कि ये सारी चीजें करो, वो सारी चीजें करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो फिर भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, खुद आप डॉक्टर है, आप भी अगर अपनी फैमिली को भी बताते हैं ना ये सारी चीजें करो, तो वो भी नहीं करते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं या तो जो हमारी ओपीडी में आते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है,
उनको अगर आपको बताना है कि अवेयरनेस आप लाओ, आपको सब कुछ चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से रखनी है तो आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो भी कंसल्टेंट है आपका, जो भी आपके डॉक्टर है, या तो जो भी आपको आपके माँ बाप बता रहे हैं, जो भी आपके दादा दादी बता रहे हैं, जो भी वेल एजुकेटेड है, जो उनको जो भी चीजें पता है वो आपको बता रहे हैं, और उनको आपको फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है, उनमें सिर्फ मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। और सेकंड जो थिंक है, मेरे अनकॉन्शियस माइंड से जब से भी मैं ये यूट्यूब पे सेशन चालू किए, जब से भी मेरा डिग्री कंप्लीट हो चुका है, जब से मैं सभी पेशेंट को जो है वो चेक करवा रहा हूँ ना, तो दिन में मैं लगभग 20 से 25 पेशेंट जो है वो चेक कर लेता हूँ। उनमें से एक आध पेशेंट ऐसा आ जाता है ना कि उसको बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होता है, या तो बहुत ज्यादा उसको डिसीज होता है। उसको जो है ना मैं जब चेक करता हूँ ना, मान लो अभी आपने 1000 पेशेंट चेक कर लिए, 1000 पेशेंट में से आपने 999 पेशेंट को चेक किया है। ओके, एक पेशेंट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। 1000 पेशेंट में से 999 पेशेंट को आपने चेक किया है, और उनमें से आपने अच्छे से चेक किया है, ऐसे ही चेक किया है, उनमें से आपने पैसे लिए हैं, बराबर ना? तो दिन में हम्म, आप एक ऐसा काम करो कि 999 को आपने चेक किया है ना, 1000 में से एक पर्सन को ऐसे चेक करो जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास कुछ भी चीजें ना हो, जिसके पास नॉलेज कम हो, जिसके पास कुछ भी एक आध पॉइंट कम हो, उसको आप वो पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसके दिमाग में कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लीज डालो। क्योंकि वो ओके। खुशी आपको इतना इतना अच्छी खुशी देगी ना। वो 99%, 99.9 वाले जो लोग थे ना, 1000 में से 999, उनमें से आपने एक से लाख लाख रुपए भी लिया है ना, तो भी उतनी खुशी आपको नहीं मिलेगी जितनी 1% से आपको मिलेगी। तो कुल मिला के जैसा कि मेरा फील्ड है, मैं ये हम्म, चाहता हूँ कि हर कोई जो है अवेयर हो जाए अपनी आंखों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, कि नहीं, मुझे अवेयर होना है। मुझे अवेयर होना है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे हर किसी को अवेयर करना है। मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरे को बताना है। कुल मिला के सबको जो है वो अच्छी दृष्टि मिले, सब अच्छे तरीके से देख सके, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में 6x6 विजन, मतलब सबसे नॉर्मल विजन जिसको हम बोलते हैं, सबसे शार्प विजन और बेटर विजन जिसको हम बोलते हैं, तो वो विजन जो है वो हर किसी को मिले। यही हमारे चैनल का और यही हमारे सेशन का और यही मेरा पर्सनल जो है वो मानना है और मेरा रिव्यू है, कि सबको जो है वो अच्छी तरीके से ओके। विजन मिल सके। यस सर। I hope your all intentions are comes true, or you will create a good awareness in the society, and it या will be definitely help to our society. And it's necessary actually to in our society to create a good awareness. या सर, And you are doing a very great work, and I appreciate that. We are all of with us, and I hope you will continue this work and help the society to create a good awareness. या सर, And 100। my all the best wishes with you. God bless you, Yeah, sir. and Thank you so much. Thank you so much for thank you coming this session, for and okay. the good and very very good information for the session, sir. So thank you so much। आपसे मिलकर और आपसे बात करके अभी मुझे और हमारे जो भी स्टूडेंट है और हमारे ओपीडी में भी जो लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं कब से, आपसे आपके जो विचार है वो सब सुन रहे हैं, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सो मच फिर से एक बार कि हमारा जो इंटेंशन है, जो हमारी विजन है, उसको भी आपको अपने फोर्स करा, और आप हमारे साथ है इसके इसके लिए भी। और जितना हो सकता है सर, आप अपनी फील्ड में भी अगर आप कहीं पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद जो है वो कभी ना कभी ऐसा समाधान और ऐसा सेटिस्फेक्शन जरूर लेना सर, आपको भी बहुत ही अच्छा This is important. महसूस होगा सर। जॉब यस सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर यस आप काम कर रहे हो और उसका आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इट्स यस नेवर यस गुड यस सर, बिहाइंड लाइक यस दैट। यस। इससे नाइस टू कोई अच्छी बात नहीं है। Yes, yes, sir. Nice to meet you, sir. Thank you so नाइस टू much for मीट यू। coming. यस यस Yes, यस yes, sir. Yes, sir. Bye, bye. यस। Yes, yes, sir. बाय। Thank you so much, sir. फिर से एक बार। ओके सर। Okay.